एसबीआई की एग्जाम कब होगी पता है? एसबीआई का हर साल का पीरियड रहता है। एसबीआई की एग्जाम 31 दिसंबर के आसपास होती है। तो उसमें फायदा क्या होगा? मेंस का पहला ही पेपर आप लोग क्लास में ही सॉल्व करो पूरा तरह से। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको लास्ट में भी कवर कर सकता है, क्योंकि सवाल आ रहे हैं डिवीजन डिवीजन करने के लिए, लेकिन एडिशन भी आ गया, तो ऐसे करोगे तो टाइम चला जाएगा। ये कहते हैं सीरीज का एडिशन डायरेक्टली कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज शॉर्टकट से नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ता है तब वो हासिल होता है। इस बुक से ला एक सोर्स फिक्स करेंगे कि नहीं, तभी तो होमवर्क दूंगा आपको, कोई पीपीटी दूंगा, कोई बुक बताऊंगा। तो अगर मैं आपको डांट से अगर पढ़ाऊं कि मुझे ये चाहिए तो ही मैं एंट्री दूं, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। पहला टॉपिक हम लोग जो आज से स्टार्ट करने वाला है, मैथ्स का ही टॉपिक है। तो एक्चुअली जब आप पेपर आपका चेक करोगे, मैंने डिफरेंस क्या देखा, देखिए आप जब पेपर चेक करोगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड नाम का सब्जेक्ट नहीं आपको। कितने लोगों ने पेपर को अच्छी तरह से देखा, एग्जाम का पैटर्न देखा? क्या नाम है? क्वांटिटी एप्टीट्यूड है क्या? नहीं। हाँ, टॉपिक का नाम क्या है? न्यूमेरिकल एबिलिटी, नॉट अ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्योंकि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी तो हम लोग वही रिप्रेजेंट करते हैं। मैं भी इंक्वायरी हैंडल करते समय क्वांटिटी लिखता हूँ। आधे से ज्यादा बच्चे, 99% बच्चे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड ही कहते हैं, बट ये तो कह रहा है न्यूमेरिकल एबिलिटी होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब होगा कि वो वाले पर्सन को अरिथमेटिक में कमांड होना चाहिए। अरिथमेटिक का मतलब रेशो आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे सवाल आना चाहिए जिसमें सभी के सभी सिंगल सिंगल क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लो टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल आता है कि नहीं, तो एक सवाल आ गया, वैसे भर भर के सवाल आने चाहिए। बट हमारे एग्जाम में अरिथमेटिक सिंगल वाले सवाल बहुत कम आते हैं, सबसे कम आता है। तो फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी क्यों कहा गया है? न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होगा कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन ओरिएंटेड होना चाहिए। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर होता है, ठीक है, और एबिलिटी का मतलब उसको सॉल्व करने की क्षमता, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल यानी नंबर, नंबर के साथ में खेलने वाले की क्षमता, इस कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एबिलिटी। एबिलिटी कहते हैं ना, आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी क्या क्षमता है, क्या ताकत है, तो मेरी तो ये एबिलिटी है। तो क्या वो नंबर वाले फैक्टर को मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये वाला यहां पर चेक करना है। आप ध्यान से पेपर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। पेपर का इन द सेंस कैसे? मेंस, प्रीलियम, इनको अगर देखना, सिलेबस नहीं कह रहा हूं मैं, नाम देखना, नाम में ही सब कुछ छिपा होता है कि वो बताना क्या चाहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी करके देखा, मेंस में इसका नाम क्या है? मेंस में नाम बदलेगा ना। और मेंस का पेपर, पेपर का कुछ देखा है ऑनलाइन में? ठीक है, मेंस में इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? मेंस में इसी सब्जेक्ट को क्या कहता है? मेंस में कुछ तो कहते होंगे। आपका जो मेंस पेपर होगा, जैसे रीजनिंग को रीजनिंग कह रहे हैं, इंग्लिश को इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश नहीं कहते इंग्लिश को। हाँ, लैंग्वेज भी नहीं कहते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, पैसेज, ऐसे नाम से वहां पर कुछ ना कुछ पेपर में चेक करेगा, वो चेंज कर देगा, ठीक है। करंट अफेयर्स नहीं आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग सब्जेक्ट, ऐसे करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी ये प्रीलियम में है, मेंस में इसी सब्जेक्ट का नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दोनों को चेक कर लेना। या अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं यही सब्जेक्ट का नाम आपका ऐसे आ जाएगा, वो देगा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला, ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन। और इसी में आपको कहेगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, या क्वांट बना के डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड करके दे देगा, ठीक है। तो यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नजर आ रहा है, ठीक है, और डीआई के नाम से नजर आ रहा है मेंस में। लेकिन प्रीलियम में तो कभी भी आपको ये दिया ही नहीं है। तो बात देखिएगा, उसका कहना है प्रीलियम में जितने भी सवाल आएंगे वो पूरी तरह से कैसे होंगे? बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन होगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस बनाते समय अब हम लोगों ने टॉपिक क्या देखा? कल मैंने एनालिसिस बताया था आपको, तो कितना क्या क्या एनालिसिस है? हाँ भारती बताओ पहला, क्या क्या एनालिसिस है मैथ्स में, किसी कितना वेटेज है? मैं इतने कल अटेंड नहीं किया था। ओके निकिता आप बताओ, कल एनालिसिस दिखा के दिया था आपको, ठीक है। बताओ कितना वेटेज है? देखो यार, जब तक आप एनालिसिस नहीं बताओगे एग्जाम कैसे निकालोगे? हाँ, मैं तो भी, कौन सा टॉपिक? मैथ्स का पूछ रहा हूँ मैं। सिंप्लीफिकेशन कितने का है? 10 का नहीं है, 10 to 15 है सिंप्लीफिकेशन, 10 to 15 है। दूसरा टॉपिक कौन सा है? डेटा इंटरप्रेशन। डेटा इंटरप्रेशन को कितना वेटेज है? 5 to 10 है। प्रीलियम की बात कर रहा है, दोबारा समझ लीजिए, प्रीलियम में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना है? 5 मार्क्स। उसके बाद में नंबर सीरीज कंप्लीशन, कितना है? 5 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का प्रीलियम एग्जाम है? कितने मार्क्स की है? 35।
35 मार्क्स की एग्जाम है। देखिए बात समझ लीजिए, आप जो एग्जाम दे रहे हो उसका सिलेबस ही पता नहीं तो आप गलत पढ़ रहे हो ना, टाइम पास कर रहे हो आप। प्रॉपर वे से देखना कि मैं जो एग्जाम देने वाला हूँ उसमें कौन सा आएगा, कितना आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर सीरियसनेस है तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम वहां पर दिख जाएगी, आपका रिजल्ट दिखेगा। सीरियसनेस नहीं ना, बस आप नाम के लिए आओगे, नहीं पढ़ा रहे कुछ तो। पहले क्लिक कर लो। मैं ये जो बैच बना रहा हूँ ना, प्रो बैच, आपके बैच में कोई दूसरा पर्सन एडेड भी नहीं करूंगा, ऐड नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर वे से जाना है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अभी सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं कि बात में करेंगे सर, पिच उसके बाद में देखेंगे, नहीं यार, पूरा का पूरा पेपर आपके सामने अभी सॉल्व होगा। 10 साल के सीक्वेंस से भी लाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस साल में आया था, आप पूरा प्रीवियस ईयर में जाके भी चेक करोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बुक के साथ पढ़ाएंगे। तो बस ये देख लेना कि पढ़ते समय प्री प्लस मेंस पढ़ेंगे। रीजन क्यों है प्री प्लस मेंस पढ़ने का, कल सर ने एक्सप्लेन किया था आपको। आपकी प्रीलियम होने के बाद में, प्रीलियम होने के बाद में जो रिजल्ट आता है, प्रीलियम कितनी वीक चलती है टेंटेटिवली, प्रीलियम चलेगी आपकी कितनी वीक है, 2 वीक 3 वीक ऐसे मान लो, उससे ज्यादा प्रीलियम नहीं होती है, 2 या 3 वीक। ठीक है, ऐसे मानता है, क्योंकि सैटरडे संडे चलिए, सैटरडे संडे चलिए सर। ठीक है, तो सैटरडे कुछ स्लॉट होता है, संडे कुछ स्लॉट होता है। तो प्रीलियम हुआ, और प्रीलियम के बाद में रिजल्ट कितने दिन में लगता है, 15 to 20 डेज। 15 to 20 डेज में रिजल्ट आ जाता है, उससे ज्यादा नहीं होता। बैंकिंग की सबसे अच्छी खूबी क्या है, सिलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी है, बहुत ही फास्ट सिलेक्शन है। ठीक है, आपको एक बात बता देता हूँ, अभी देखिए आईबीपीएस की एग्जाम चल रही कि नहीं। अभी कुछ बच्चों ने आईबीपीएस की एग्जाम दी है, क्लर्क दिया होगा, आईबीपीएस पीयू आने वाली है। ठीक है, इन बच्चों को जॉब का ऑफर लेटर मिल जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ऑफर लेटर बैंक खुद दे देती है, सिलेक्ट हो गया करके। आज हम लोग कौन से मंथ में है, सितंबर में। सितंबर से लेके आप लोग 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब आपको खुद देता है, डायरेक्टली ज्वाइनिंग। ठीक है, अप्रैल में आपको ऑफर लेटर दे देता है। प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत ही एकदम जबरदस्त है। जैसे अभी थोड़ी देर बाद आप जब दीपावली के समय में देखोगे, आपके सामने एसबीआई की नोटिफिकेशन रहेगी, उसके पहले आ जाएगी। एसबीआई की एग्जाम कब होगी पता है, एसबीआई का हर साल का पीरियड रहता है। एसबीआई की एग्जाम 31 दिसंबर के आसपास होती है। 31 दिसंबर, जिस दिन नहीं, क्या बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी आएगा, अगर इन केस 31 दिसंबर को सैटरडे और संडे आए ना, तो उस दिन आपकी एग्जाम होने वाली। मैं गारंटी से कहता हूँ, 31 दिसंबर 1-2 तारीख को आ गया, तो उस समय नहीं, क्या पहले प्लान बना के रखे। दीपावली के समय क्यों दे रहा है सर, आधे से ज्यादा लोग दीपावली में मग्न हो जाएंगे कि अब तो फेस्टिवल चल रहा है, वो उसी टाइम का फायदा उठाएगा। ठीक है, तो पहले से तैयारी करेंगे। हाँ, बनाते समय प्रीलियम जब पढ़ा रहे हैं हम लोग, प्रीलियम जब बना रहे हैं, तो प्रीलियम के साथ में मेंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 20 डेज में, 20 या 25 डेज में हम लोग मेंस की अलग से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ये पहले बात क्लियर कर लेना। आप कभी भी ऐसा प्लान मत करना कि सर मेंस के लिए मैं कुछ अलग पढ़ने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल सब्जेक्ट के ऊपर। मैं टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आज से टॉपिक ही स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया है, इतना मैं चल के जा रहा हूँ। ठीक है, आप प्रीलियम में कल हम लोगों ने डिस्कस किया 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रीलियम्स में हम लोगों ने देखा कि 3 सब्जेक्ट हम लोग वर्क करने वाले हैं इसमें। हाँ, पहला सब्जेक्ट का नाम क्या है, नहीं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह रहा हूँ, प्रीलियम का सब्जेक्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहा था, तो उसी का नाम अभी से हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज द फर्स्ट सब्जेक्ट यार। ठीक है, ये हम लोग पहले में प्रीलिम में पहला सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी है। मेंस में आपका फिर उसके बाद में कौन सा था, रीजनिंग, इसका नाम रीजनिंग ही है। हाँ, इसको आप देखिएगा, आप पेपर का अगर पैटर्न उठा के देखोगे, या आईबीपीएस का कोई पुरानी नोटिफिकेशन देख लो, उसमें वो प्री कहेगा प्रीलियम में न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग दिया है, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा दिया है, इंग्लिश। तो इनका वेटेज वगैरह इनके ऊपर पूरा डिस्कस हम लोगों ने किया था। ये इंग्लिश आया कि नहीं, इंग्लिश आ गया। अब हुआ क्या, जैसे मेरी प्री क्लियर हो गई सर, अब प्री क्लियर होने के बाद में मैं यहां पर जंप कर रहा हूं, जिस एग्जाम को हम लोग कहेंगे मेंस एग्जाम। अब मेंस में क्या होता है कि मेंस में इसके अलावा भी सब्जेक्ट लगे। कौन कौन से सब्जेक्ट लगे, कंप्यूटर लगेगा, सही है, उसके बाद में जीके जीएस, जीके नहीं होता हमारे एग्जाम में, बैंकिंग में कभी भी जीके आएगा ही नहीं, ये पक्का है। ठीक है, हाँ क्या आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, और क्या आएगा, ऑनलाइन में भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप गलत पढ़ रहे हो ना यार। जनरल अवेयरनेस आता है। देखिए 3 सब्जेक्ट के अलावा, जैसे मैंने यहाँ पर जो 3 सब्जेक्ट है, इनमें अब नाम चेंज हो गया, इसमें अभी नाम चेंज हो गया। ठीक है, कैसे नाम चेंज होगा, क्या क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी को हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन आप कह दो इसे, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करके आएगा। ये 99 पेपर में इसका नाम ऐसे ही होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये दिया जाएगा हमें, ऐसे दिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। क्वांट के सवाल होंगे बहुत कम होंगे,
बहुत ही कम अरिथमेटिक मैथ्स। बट सर डेटा इंप्रेशन एनालिसिस क्यों दिया है, उसका एक रीजन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा आगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डीआई देगा, ठीक है। मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, वो स्टोरी देगा। बंदिया एक पर्सन अपने घर से गया, उसने पैसे लेके बाजार से सामान लाया, 10% इसके ऊपर खर्चा कर रहा है, 5% इसका खर्चा कर रहा है, बचा हुआ पैसा है, पूरा पैसेज भर के स्टोरी दे रहा है। फिर सवाल फाइंड करना है। आप इनडायरेक्टली ऐसे समझ लो, कैट वाले जो बच्चे होते कि नहीं, एमबीए की तैयारी करते हैं, तो अगर आपको पीओ जाना है, देखिए बात समझे, अगर आपको पीओ बनना है, सर मुझे तो पीओ बनना है, पीओ के लिए उनका, उनके सब्जेक्ट में एमबी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, कैट की बात कर रहा हूं, उनको एक सब्जेक्ट ही होता है डेटा इंप्रेशन एंड एनालिसिस। आपको भर भर के दे देगा ये, ठीक है। प्रीलिम में नहीं देगा, मेंस में पूरा भर के देगा, पूरा पैसेज ओरिएंटेड देगा। और पैसेज ओरिएंटेड देने की वजह से 60 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, जिसको आम भाषा में मैथ्स कह दो, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 60 क्वेश्चन होते हैं, कट ऑफ लगता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स, निकलता ही नहीं ना, निकलता ही नहीं, ये सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं स्ट्रैटेजी ऐसे बनाना चाहता हूं, आप उस स्कोर में टॉप कर जाओगे, आराम से टॉप कर जाओगे। बट टॉप करने के लिए पहले रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, कि मेरे क्या ड्रॉबैक है, उसको मुझे कैसे ओवरकम करे और मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ध्यान से देखिए, 99% लोग जो तैयारी करते हैं प्रीलिम के रखते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, हमें ऊपर से जाना ही नहीं है। पहले से ही तैयारी कर लेके रखने की, सर प्रीलियम के अलावा मेंस में क्या लेवल आ सकती है टॉपिक में, ठीक है। तो ये डेटा इंप्रेशन एंड एनालिसिस आएगा, जिसमें हर टॉपिक को डीआई के साथ में अटैच किया जाएगा। तो मैं आपके पास का मॉड्यूल चेंज करने वाला हूं। मॉड्यूल कैसे ना, मैं हर जगह पर अलग अलग, मैंने बात जब भी पढ़ाई होगी, जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने मेरा परसेंटेज अटेंड भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। जब मैंने परसेंटेज पढ़ा तो मैं सिर्फ परसेंटेज की बात करता था, कि परसेंटेज का ये टाइप है, परसेंटेज का वो टाइप है। आपके बैच में क्या करूंगा, परसेंटेज के टाइप पढ़ाऊंगा, परसेंटेज के डीआई पढ़ाऊंगा, सभी के सभी डीआई, परसेंटेज के सभी डीआई पढ़ाऊंगा, परसेंटेज में मेंस में आने वाले सभी डीआई पढ़ाऊंगा, ठीक है। कौन से साल में आया, कितना आया वगैरह, ऐसे पढ़ाएंगे। तो उसमें फायदा क्या होगा, मेंस का पहला ही पेपर आप लोग क्लास में ही सॉल्व कर लो पूरा तरह से, मतलब A to Z कवर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे मेंस बाद में पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्री साथ दोनों साथ में कंबाइंड इस प्रकार से जाने वाला है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट यहां पर अगर आप देखोगे, इसका नाम क्या हो गया, रीजनिंग। हमें रीजनिंग आते समय क्या करता है पता है, लॉजिकल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग करके नाम से दिया जाता है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये वाला रीजनिंग होगा, सादा रीजनिंग नहीं होगा मेंस में, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। मैं आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का डिफरेंस बताता हूँ। अभी 10 बजे की, 10:30 बजे हमारी बैच है, 90 आप सभी के सभी स्टूडेंट अटेंड कर रहे हो, मैं जानता हूँ मैक्सिमम तो अटेंड ही कर रहे हैं। उस टॉपिक में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डायरेक्शन सेंस, पढ़ा रहा हूँ डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस पढ़ाते समय मैंने आपको टाइप बताए थे कल, शायद किसी ने सुना होगा, 3 टाइप बताए थे, कि मैंने कहा था यार बेसिक आएगा, सिंगल क्वेश्चन आ रहा है सर, एक आएगा पैसेज ओरिएंटेड, आज पैसेज का दर्शन होगा हमें, तो पैसेज आएगा, तीसरा क्या आएगा, कोडेड आएगा कि नहीं, कोडेड। इसमें क्या करेगा पता है, डायरेक्शन सेंस का ही सवाल है, एक पैसेज दिया, एक कोडेड दिया, दोनों में से बड़ा आंसर किसका आता है बताओ। यानी क्या हो रहा है, डायरेक्शन सेंस ही टॉपिक है, वही पढ़ा रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन भी डायरेक्शन सेंस का है, एक पैसेज में है, एक कंडीशन पैसेज में है, नीचे वाला कंडीशन कोडेड में है, दोनों का आंसर निकालना है। और दोनों में क्या देखना है, हु इज द ग्रेटर, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस और इक्वल, इक्वल, ऐसे ऑप्शन में। तो लेंदी क्या हो गया कि सर सवाल भी सॉल्व करना है, कंपैरिजन भी करना है और सॉल्व करना है। तीसरी, एनालिटिकल में और सबसे डिफिकल्टी क्या आती है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, बहुत ही अलग चीज हो जाती है। आदमी गड़बड़ कर देता है स्टेटमेंट आर्गुमेंट में, कि क्या स्टेटमेंट है, क्या आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट, ये बहुत ही डिफिकल्ट आता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि करना क्या है। और सबसे ज्यादा भर भर के पैसेज, जिसको हम लोग कहेंगे सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये वाला सभी आएगा। तो इस बैच को आपको टच करेंगे, ये वाली लेवल को टच करेंगे ज्ञानेश्वर सर। मैं भी खुद बनाऊंगा, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि कुछ पार्ट में जिनकी कमांड है बहुत अच्छी है, उन टीचर को वहां पर रखा जाएगा। जैसे ज्ञानेश्वर सर बहुत सालों से रीजनिंग ही पढ़ाते हैं, उनका रीजनिंग में बहुत अच्छा हाथ है, और इस वाले पार्ट को मैं उनको दे रहा हूं, जैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा मेंस की तैयारी सर करवा रहे हैं, ठीक है, वहां पर रीजनिंग को वैसे टच करेंगे। उसके बाद में यहां पर सब्जेक्ट हो गया अभी इंग्लिश करके। अब इंग्लिश में यहां पर आरसी, रीडिंग कॉम्प्रेशन ही आएगा, बेसिक रीजनिंग कम आएगा इंग्लिश। मतलब कोई बच्चे को लग रहा होगा सर मेरा ग्रामर वीक है, ग्रामर का काम ही नहीं है आपको, इसमें आपको रीडिंग की कमांड आएगी। पैराजंबल जैसे ठीक फिक्स है, पैराजंबल आएंगे, पैराजंबल के 2 टाइप होता है। व्हाट इज मीन बाय पैराजंबल, कोई बता सकता है क्या होता है पैराजंबल, सर अभी चल रही होंगी बात। हाँ पैराजंबल में क्या होता है यार,
5-6 लाइन है, अरेंज करो और एक पैसेज बना दो और आंसर दे दो, सही कि नहीं ऐसे? तो जब स्टोरी बेस्ड पैराजंबल आता है, एक स्टोरी है उसको इधर उधर घुमाई गई है, सीक्वेंस लगा के स्टोरी सेट करना है, स्टोरी बेस्ड पैराजंबल जल्दी पता चल जाता है बच्चों को। जैसे मान लो मुझे इंग्लिश कुछ नहीं आती, मैं रीडिंग करता हूं तो मुझे पता है स्टार्ट कहां से होगा, ये क्या करेगा, जैसे स्टार्ट करते समय इंट्रोडक्शन करेगा, बीच में कहानी सुनाएगा, लास्ट में कंक्लूजन देगा, सिंपल है कि नहीं? तो आप उसको अरेंज करोगे जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो साइंस बेस्ड पैराजंबल होता है, आर्टिकल बेस्ड पैराजंबल होता है, जैसे कल हम लोगों ने बताया बांग्लादेश में कुछ तो क्राइसिस चल रहा है। अब बांग्लादेश का क्राइसिस उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उठा लिया 5-6 लाइन को इधर उधर। अब वो लगाना बहुत मुश्किल है, क्यों मुश्किल है पता है? उस समय जो पर्सन है आपका, जो एग्जामिनर है, वो दो चीज आपसे चेक करेगा कि भाई इसको इंग्लिश का नॉलेज हो और दूसरा इसको सराउंडिंग में क्या चल रहा है इसका नॉलेज हो। दो चीजें लग रही, बात समझेगा, हाँ अलग है। 99%, ये देखो अलग बात बता रहा हूँ जो कभी भी ऑफिशियली नहीं कहा जाता। जब हमारी आईबीपीएस के पैनल मेंबर के साथ मैं डिस्कस करता हूँ या कभी कभार ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको पूछता हूँ सर क्वेश्चन कहाँ से लाते हो, कहाँ से बनाते हो, तो उन्होंने इंग्लिश के मुझे सुझाव दिया। न्यूज़पेपर है कि नहीं, उसमें भी दो न्यूज़पेपर बताऊंगा, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उसका बीच वाला पन्ना देखना जिसका नाम है एडिटोरियल पेज, वो एडिटोरियल पेज का ही कट पेस्ट करके पैसेज बनाया जाता है। ठीक है, एडिटोरियल पेज वहां से कट पेस्ट करके बनाया जाता है, ये बात समझना। दूसरा, गवर्नमेंट की और एक मैगजीन आती है योजना करके, कभी आपने देखा होगा 10 या 15 रुपए की योजना की मैगजीन आती है, कभी देख लेना स्टॉल पे। उसमें गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लागू कर रही है, क्या चला रही है, उसके ऊपर कुछ लोग अपना आर्टिकल लिखते हैं, वो आर्टिकल को ही ये लोग पैसेज में देते हैं। ठीक है, दैट टाइम यही पैसेज आता है। और उसी वजह से बार बार आपको कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे होंगे, द हिंदू में जो आर्टिकल है उसके डिक्शनरी का हम लोग बना रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे देखेंगे क्योंकि उनको पता है कि उसी में से आरसी उठाया जा रहा है। ठीक है, और वो आरसी ज्यादातर जिसको हम लोग पैसेज बेस्ड नहीं कहेंगे, स्टोरी बेस्ड होता ही नहीं, वो फैक्ट बेस्ड होता है। जैसे आपके सराउंडिंग में अभी इलेक्शन आने वाला है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है कि नहीं, वो प्रॉपर वैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात करेगा, ठीक है, सुनाएगा ऐसे वैसे, फिर आपको बताएगा चलो सेट करो। ठीक है ऐसे। अब इसमें कुछ जगह पर ड्रॉबैक हो सकता है, जैसे मान लो मेरा साइंस बैकग्राउंड है सर, अब मैं खुद भी साइंस बैकग्राउंड से, साइंस के ऊपर कोई पैसेज आया ना तो मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जानता हूं साइंस में क्या दिया होगा, तो कुछ जगह पर तो डायरेक्ट आंसर बनेगा। और जब अगर मुझे मान लो कि मैं साइंस, मेरा बैकग्राउंड है, मेरा तो कॉमर्स है, आर्ट्स है, मेरा और साइंस का दूर दूर तक रिलेशन नहीं, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ के उसको नहीं, किया उसका डेप्थ में उसको बताना, कि उस मीनिंग को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जाएगा। तो अभी के लिए एक बात समझेगा, इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं संगपाल सर, मैं जानता हूं कि बहुत दिल लगा के पढ़ा रहा है। और मॉर्निंग में जो बैच चल रही 12 बजे की, मैं तीसरा मंथ चल रहा है इंग्लिश का, जब से स्टार्ट हुए इस मंथ में एंड होगी वो बैच, फिर आपकी इंग्लिश में यहाँ पर आएंगे। सर मैं कहना क्या चाहता हूँ, टीचर के अलावा आप खुद का एफर्ट कितना दे रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। ये मत कहना कि सर ने ग्रामर पढ़ाया था तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं मैं, पहले से स्टार्ट कर दो कि आपने आरसी की तैयारी कहाँ से की। क्या आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, पहली बार बहुत घटिया लगेगा, बहुत पता नहीं चलेगा, बट हर एक वर्ड को आप थोड़ा अंडरलाइन कीजिए। पुराने समय में क्या होता था, डिक्शनरी में ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता था, मीनिंग है कि नहीं, हर डिक्शनरी में देखो वो बड़ी सी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती थी मराठी, ठीक है ऐसे करना। अब हमारे पास और एक सॉफ्टवेयर है अच्छा सा, क्या है, मोबाइल है, जल्दी देखा डायरेक्टली वहां पर, कुछ वर्ड का मतलब नहीं भी पता चला तो भी सेंटेंस से पता चल जाता है कहना क्या चाहता है, होता ही नहीं क्या कहना चाहते हो, तो वहां से होता है। तो कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे करके रीडिंग को बढ़ाने की, और दो ही सोर्स बता रहा हूं, 2-3 सोर्स, इसको ही फॉलो करना है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उसमें भी पूरा न्यूज नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज क्या होता है मैं दिखा दूंगा आपको अभी, ठीक है, तुरंत उसके बाद में, ठीक है। और बैंकिंग का अगर आता है, बैंकिंग ओरिएंटेड कुछ आर्टिकल आता है, तो कभी ना कभी आपको ऐसे भी मिलेगा, बैंकिंग की न्यूज ही देखना है सर मुझे, कि मेरे एग्जाम में आने वाली न्यूज, एक होता है ना न्यूज़पेपर होता है, जैसे हिंदू हिंदू और ये जो है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें बहुत सारी न्यूज है, बट वो आपकी काम की इतनी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको न्यूज ओरिएंटेड जाना है, इकोनॉमिक्स टाइम्स करके आता है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का सिर्फ पेपर देख लेना, अभी इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, थोड़ा अलग ही पेपर है, उसका पेज भी कलर अलग होता है, देखिए कि नहीं, उसमें सिर्फ डेटा फैक्ट वाले जो डेटा है वही आपकी न्यूज है, उससे अलावा आएगा ही नहीं। क्योंकि उस इकोनॉमिक्स टाइम्स का न्यूज़पेपर कभी देख लो, वो बैंक की बात करेगा, फाइनेंस की बात करेगा, उसके अलावा नहीं करता। इसके साथ इसका मर्जर हो रहा है, इसका हेडक्वार्टर है, इसके साथ में सीईओ कौन बदल गया, कौन आया, किसने किसके साथ, आपका पेपर में वही आएगा। ठीक है, तो ये 3-4 सोर्स है जिसको आपको रेफर करना है। ठीक है, तो आरसी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट तो आगे सर। फिर आया आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो यहां पर करना है, जिसको हम लोग कहेंगे करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स। देखिए ज्यादातर करंट अफेयर्स हमें बैंकिंग से ही रिलेटेड आएंगे और न्यूज ओरिएंटेड आएंगे, बट हमारे बैच का ड्रॉबैक बन रहा है। मैं दोबारा इसके ऊपर जाना भी चाहता हूँ और बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि इसमें ड्रॉबैक क्या बन रहा है। करंट अफेयर्स की बैच क्लास में हो रही है, बट क्यों हो रही है, तो संडे के दिन हो रही है। और संडे के दिन में हम लोग खुद चाहते हैं कि हॉलीडेज मिले थोड़ा सा। मैं आपको कंपलसरी नहीं कहना चाहता, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप घर से अटेंड कर सकते हो, सर से बात करनी है, समझ नहीं आ रहा क्लास में आइएगा, बेस्ट वे क्लासेस क्लासरूम होती है तो वही आइएगा, नहीं तो ऑनलाइन अटेंड कीजिए। सर दोनों भी पॉसिबल नहीं, रिकॉर्डेड देखिए, तीन ही ऑप्शन है। इसको हम लोग अटेम्प्ट कैसे करने वाले हैं, करंट अफेयर्स की हर वीक में आपकी टेस्ट लूंगा, हर वीकली टेस्ट है। टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, कल हम लोगों ने एक बैच में डिस्कस किया था, कितने आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन, 100 एग्जाम्पल। एक वीक का मेरे लिए चैलेंज क्या बनेगा, मुझे 100 क्वेश्चन निकाल के आपको सॉल्व करवाने हैं, ऑप्शन भी देखना है, तो मैं 100 क्वेश्चन निकालूंगा। 100 क्वेश्चन के बाद में आपको टाइम कितना मिलेगा, 30। आप गूगल कर सकते हो, चार्ट कर सकते हो, अब गूगल जितनी टाइम में करोगे ना वो सवाल टाइम चला जाएगा, समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट करने जाओगे वो सवाल जाएगा, और मोबाइल ऐप से कॉपी पेस्ट होता ही नहीं है, करके देख लीजिएगा अपने मोबाइल ऐप में, आप कितनी भी हो स्क्रीनशॉट नहीं निकाल सकते मोबाइल ऐप का, तो आपको एक आदमी को बैठाना पड़ेगा, मैं रीड करता हूं तो देख गूगल पे, तब तक आपका टेस्ट का टाइम चला गया। तो ऑनलाइन के लिए चीटिंग ही मत करो, ठीक है, आपके सामने सिंपल सा है, रीड कर आगे बढ़ बेटा, जल्दी जल्दी रीड कर, फास्ट जाए। बट इससे फायदा क्या होगा, जो 100 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की टेस्ट हुई थी वो क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सभी के सभी न्यूज में कवर करूंगा, जहां से देखूंगा एक टीम बनाऊंगा जिसका काम ही है करंट अफेयर्स की न्यूज निकाल निकाल, ठीक है, इस प्रकार से। और ये टेस्ट रखी जाएगी आपके ऊपर डिपेंड, आपको बताया जाएगा इस दिन करंट अफेयर्स की टेस्ट है, तो रेडी रहना कि इस दिन पूरा पढ़ के सभी आने वाला है, इसको भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी के द्वारा कंडक्ट कर लेंगे। फिर आता है कंप्यूटर, फिर आएगा हमारा कंप्यूटर, ये वाला सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। कंप्यूटर में बेसिकली अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में नहीं भी पढ़ा तो भी बन जाएगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको लास्ट में भी कवर कर सकता है कंप्यूटर। एंड लास्ट हम लोग कहेंगे यहां पर कौन सा, बैंकिंग अवेयरनेस। इसका एक रीजन समझ लीजिएगा, इसका क्या क्या रीजन है। आप जब तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तीन जो टॉपिक है जो यहां से भी नजर आ रहे हैं यहां पर भी, इसको आपको प्री प्लस मेंस खत्म करना है, प्री प्लस मेंस ही कंप्लीट करना है, क्योंकि जब हम लोग 20 डेज में अगर आप चाह के भी अगर पढ़ोगे तो भी आपका खत्म नहीं होने वाला। इसको आपको डेली बेसिस के ऊपर कंप्लीट करना पड़ेगा, रेगुलरली देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर देखनी पड़ेगी, नोट्स देखना पड़ेगा, खुद की नोट्स बनानी पड़ेगी, और ये सब्जेक्ट अगर आपको जैसे टाइम मिलता है हो जाता है। कंप्यूटर बहुत डिटेल में नहीं आता, बहुत ज्यादा भी नहीं आता, थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। और जो आपकी इंस्टीट्यूट में रेफरेंस बुक दी जा रही है, अगर कंप्यूटर की रेफरेंस बुक नहीं है कलेक्ट करके देख लीजिएगा आप लोग, उस बुक के बाहर आता ही नहीं, क्योंकि वो जो बुक है उसमें 10 साल के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी है, कुछ बेसिक टर्म्स है वो ऑलरेडी। क्योंकि रीजन क्या है, क्यों ज्यादा नहीं आता, इसका एक रीजन देखिए, बहुत ज्यादा देंगे तो जिनका कंप्यूटर में एजुकेशन हुआ है ना वो बच्चे टॉप करेंगे, सिंपल सी बात समझ लो, बहुत ज्यादा आपको कंप्यूटर के सवाल दे दिए तो टॉप कौन करेगा, कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई किया उसने तो उसको वैसे भी आ गया, क्योंकि उसको तो पहले पढ़ाया गया था। कॉम आर्ट्स वाले बच्चे को तो नहीं आ रहा है, कॉमर्स वाले फंस रहे हैं, तो ये सिर्फ पासिंग थोड़ा बहुत देगा, इतना ज्यादा इसका वेटेज नहीं आएगा, और बेसिक लेवल का आएगा, सिंपल सा एमएससी आईटी वाला लेवल, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस वैसे ही आएगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस सभी के लिए अनोखा सब्जेक्ट है, इस बैच में कुछ दिनों पहले सर ने पढ़ाया था, सर ने बहुत डिटेल में पढ़ाया होगा शायद, मैं देखता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे थे, क्योंकि सर उसी फील्ड के थे, तो उन्होंने हर सवाल हर चीजों को अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट किया था, उनका रिकॉर्डेड है, जिन लोगों ने अटेंड किया वो भी अच्छी है, उनकी बात आगे आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए हम लोग पर्पज क्या करते हैं, ये तीन सब्जेक्ट कंटिन्यू हमारे बैच में चले, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, स्टार्ट करता हूँ पहला टॉपिक। देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ, हाँ बैच में होमवर्क मुझे डेली चाहिए इस बैच के लिए, आप दूसरे बैच में करो मत करो मैं कोई भी चेक नहीं करूंगा, होमवर्क डेली चाहिए, टेस्ट डेली चाहिए, जो टेस्ट बताई गई कंप्लीट है, और करंट अफेयर जो भी टेस्ट हुआ जाए वो कंप्लीट है, क्योंकि हमारा मेन मोटो या मेन गोल है इस ईयर में ही रिजल्ट लाना, और मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने बच्चों का रिजल्ट आएगा, अगर इस बैच में जो प्रॉपर चलेगा 6 महीने में उसके पास जॉब हो जाएगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, बैंकिंग के अलावा बाकी के भी फॉर्म को फिल करवाना ही है, आप सिर्फ एक एग्जाम पे जाओगे तो नहीं होगा, जितने भी फॉर्म अवेलेबल है हाँ उसको फिल करवाना है, और गोल लिख दो 6 महीने में सर, जब इंडिपेंडेंस हम लोग नेक्स्ट ईयर का कुछ सेलिब्रेशन कर रहे होंगे तब तक मेरे पास जॉब होगा, ठीक है, इस प्रकार से जाना है। ठीक है,
बैच में और एक हम लोग फैसिलिटी कर देंगे, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देखते हो, किसी अदर इंस्टीट्यूट के भी नोट्स देखते होंगे, आप कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी नोट्स लेके आ सकते हो, उसके डाउट्स भी ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें बनाना क्या, बेस्ट ऑफ बेस्ट दिखाना है। ठीक है, मैं खुद भी रिसर्च करूंगा, ऑनलाइन देखूंगा, जितने भी कंटेंट है एकदम से ऐसे कंप्लीट करें कि उसके बाद आ ही नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं। आगे बढ़ जाओ, चलेगा? स्क्रीनशॉट लगा लो या फोटो निकालो तो भी है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, इसका सिलेबस कॉपी तो हम लोग दे देंगे आगे। ठीक है, नाम चेंज कर लेना, न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग है, डीआई अलग है। डीआई के लिए अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग लगेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब न्यूमेरिकल बना सकते हो। मेंस में सिंप्लीफिकेशन आएगा, कम आएगा, कौन सा ज्यादा आएगा, डीआई ज्यादा आएगा, हाँ कंपैरिजन ज्यादा आएगा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े, चले। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि अभी मैं प्रीलियम के और मेंस को कनेक्ट करने वाला टॉपिक उठाता हूं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा सब कुछ सिलेबस डिपेंड है। पहला टॉपिक आएगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। हेडिंग लगा दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये वाला फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स ही पढ़ाऊंगा मैं यहां पर स्टार्टिंग में, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ओके, देखिए अब बहुत बार इसका वेटेज हम लोगों ने कल डिसाइड किया, डिस्कस किया कि कब कब कितने मार्क्स का आया है। खास करके क्लरिकल की बात करो तो 15 तो आता ही है, पीयू में ये 10 से लेके 15 मार्क्स आता है। तो इसका वेटेज हम लोगों ने बताया था यार 10 से 15 मार्क्स आएगा ये। आप क्लरिकल का कोई पेपर उठा लो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन पे भी आ गया था। ठीक है, ऐसे मेंस में जाओगे तो सिंप्लीफिकेशन आ रहा था सर, लेकिन लेंदी वाले आ रहे थे, डिफिकल्ट आ रहे थे। इसका एक रीजन क्या है ना, जब बच्चा सिंप्लीफिकेशन पढ़ता है, या जगह पर भी मैंने देखा कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, जितना आया वही पढ़ाता है, और उसका बेस नहीं पढ़ा है ना, तो वहां पर आप लोग रुक जाओगे। बेस का मतलब क्या होता है, ये एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले, इसको पहले लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, लिखना मत, अभी 2 मिनट रुक जाए। पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डिजिट एडिशन, डिजिट एडिशन एंड यूनिट प्लेस। ये नाम का टॉपिक आपके एग्जाम में है, होता ही नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके द्वारा आप अच्छे अच्छे डिफिकल्ट वाले सवाल ऐसे बता दोगे कि इसका आंसर ये है। बात क्या है, सिंप्लीफिकेशन का मजा कब आता है कि आप पेन उठाओ मत पर आंसर दे दो। पेन टच नहीं करना है, आंसर देना है। मेरा एक क्लास का एक स्टूडेंट था, आदित्य देश पांडे। अब कौन है आदित्य देश पांडे, शायद आप में से कुछ लोग आसावरी इनको जानते हो क्या? आसावरी मैम करके थे पहले की, जो मेरी स्टूडेंट है, अपनी स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट की, जो अभी पीओ है। ठीक है, अभी उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ करके। आदित्य जब इन्होंने ज्वाइन किया था, वो सेकंड ईयर में था मेरे पास। आदित्य देश पांडे जब ज्वाइन कर रहे थे, सेकंड ईयर में था, बहुत पढ़ा की था, बहुत ही स्टडी कर रहे थे। आदित्य, इनका पोस्ट लगी है क्लरिकल, गांव में है, प्रॉपर लातूर में ही है, घर के साइड में ही बैंक है। ठीक है, वहां पर जॉब करे। फिर उनकी सिस्टर यानी आपकी मैम आसावरी, उनको भेजा उन्होंने फर्स्ट ईयर से सर के पास जाओ, पढ़ाई करना है यहीं पर। फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे थे। मैम अभी पीओ बने हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोल्हापुर में जॉब करे, शायद कोल्हापुर में पोस्टिंग आई है उनकी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या पता है? आदित्य की अभी भी खासियत है, वो जब सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल आते थे, पेन नहीं उठाते वो। हम लोग कहते हैं 10-15 क्वेश्चन है, पेन उठाते ही नहीं है, पेन को टच नहीं करते, ऐसे देखा यहां से ये आंसर आएगा, टिक कर देगा। तो मेन पर्पस क्या है, आप जब कैलकुलेशन करते हो तो क्या आप ऐसे कर सकते हो कि पेन नहीं उठाया, ऑप्शन से देख के बता दिया। ठीक है, ऐसे कुछ तो मेथड होगी कि सर इसको देखना ही नहीं पड़े और वैसे ही आंसर आ गया, उसके ऊपर काम करना है। सिंप्लीफिकेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है, कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन कब कैसे बढ़ेगा, छोटे छोटे चीजों से खेलना स्टार्ट करेंगे नंबर के साथ में। जैसे मान लो कि मैं राशन की दुकान दुकान पे जा रहा हूँ, मुझे कोई सामान लेना है, तो राशन की हम लोग लिस्ट कहते हैं, बता दें कि नहीं, वो पैसा कैलकुलेटर पे जोड़ रहा है। क्यों ना आप कैलकुलेटर के बदले पहले ही भाव पूछ लो। ठीक है, शुगर कितना केजी है, प्याज कितना केजी है, और माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते जाओ। जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और उसके लिए कई जगह पर ऐसे भी है, ऑप्शन वाली मेथड है, तो ऐसे कुछ टॉपिक काम आएंगे। तो हमारा मेन कोशिश क्या है, इसमें हर कैलकुलेशन को ओरली कितना ज्यादा कर सकता है, इसको देखना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक आएगा एडिशन एंड डिजिट यूनिट प्लेस, जिसमें कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं ये दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड टॉपिक यहां पर आता है नंबर्स। हाँ, नंबर्स मतलब ये टॉपिक, इसके फैक्टर है छोटे छोटे, नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट।
यानी क्या पता होना चाहिए, नंबर के सभी टाइप सभी को आना चाहिए, कितने टाइप के नंबर हैं और कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, कौन सा नहीं होता, उसके आजू बाजू जितने भी सवाल आ गए वो सभी आना चाहिए। जैसे ये पूछा जाएगा 1 से लेके 100 में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होते, डिवाइड होते तो बता देते हैं। क्या पूछ रहा है, कितने डिवाइड होते हैं। अब 1 से लेके 100 में 4 से डिवाइड होने वाले 25 होंगे, क्यों 25 होंगे, 1 to 100 100, उसको 4 से डिवाइड करो 25, तो कितने डिवाइड नहीं होते, 75। 75 होते कि नहीं, तो ऐसे घुमा फिरा के आएगा वो। ठीक है, ऐसे कुछ भी सवाल पूछेगा। तो बेसिकली जब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे सर मैंने कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे नंबर डिवाइड होगा कि नहीं नॉलेज तो हो। अगर मुझे नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी पता चला, वहां से भी आंसर आएगा। कल एक एग्जांपल बता रहे थे सर, आपको पता है कि नहीं, सर आपको एक बता रहे थे कि एरिया वाला सर्कल का आता है, बच्चे पूरा सवाल करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 7 से डिवाइड करके देख लो। भाई उसको 7 की डिविजिबल टेस्ट आती है तो बनेगा, बड़ा नंबर है, सामने वाला बच्चा परेशान है, 7 डिवाइड होगा कि नहीं, तो फिर तो खेल खत्म हो गया वहां पर। तो पहले आपको क्या करना है, नंबर का नॉलेज और डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये हुआ। उसके बाद में तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, तीसरा टॉपिक लगेगा, नंबर डिविजिबल टेस्ट आ गया, एक मिनट, नंबर आ गया, डिविजिबल टेस्ट है, यूनिट प्लेस आया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लगेगा रिमाइंडर थ्योरम करके, शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले अटेंड भी किया होगा, पता नहीं मुझे किसने किया ये टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। और क्या होता है क्यों होता है इसके बारे में डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है ना, कोई नंबर है उसको आपने डिवाइड कर दिया, कुछ ना कुछ तो बचता है। देखो दो ही आंसर होता है लाइफ में, दो ही अभी देखना डिवीजन करते समय, आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, वो पूरा डिवाइड हो गया सर, और पूरा डिवाइड हो गया, ये किससे पता चला आपको कि वो पूरी तरह से डिवाइड होता है, वो पता चला है डिविजिबिलिटी से। जैसे मान लो 100 नाम का नंबर है कि नहीं, 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड होगा, ये पक्का पता है, मतलब किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी बच्चे को पूछ लो 100 डिवाइड होता है कि नहीं 4 से, हाँ बाय डिफॉल्ट होगा, पता है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा 100 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, कुछ तो कुछ बाकी रहेगा, डिवाइड नहीं होगा, तो क्या बाकी रहेगा, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे डिवाइड ही नहीं होता, कुछ बाकी होगा, कितना बाकी होगा सर, 1 बाकी रहता है, 1 बाकी रहता है, तो वो कहलाता है आपको रिमाइंडर थ्योरम में, वो पता चलता है रिमाइंडर थ्योरम में कैसे मैनेज करें। 100 चार नंबर कभी नहीं आते हैं, 512 कुछ भी नंबर, किसी का पावर कितना भी, उससे डिवाइड करते हुए कैलकुलेशन को कैसे मैनेज करें, ठीक है, ये आएगा रिमाइंडर थ्योरम में, इसके कंसेप्ट। हाँ, उसके बाद में चले गए थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, एक टॉपिक नहीं है, 10-15 स्कोर निकालने के लिए, मेंस में भी जाने के लिए इनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। इसमें से थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट में प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ा तो मेंस में रुक जाओगे आप लोग, ठीक है, तो पूरी तरह से उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, 4 टॉपिक आएगा, रिमाइंडर थ्योरम, इनके बाद में सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज, सीरीज जो आएगी उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस वगैरह सब कुछ आना चाहिए। एक छोटा सा नंबर 1 से 10 कितना होता है, 1 से 10 कितने होते हैं, एडिशन कितना होगा 1 to 10 कितना होगा, अब कुछ बच्चे से 1+2+3+ वगैरह लगा सकते कि नहीं, कितना होगा 1+2 कितना, 1+2 कितना, 3, 3+3 कितना, हाँ 6, 6+4 कितना, 10, 10+5 कितना, 15, और 10+5 15, 15+6 कितना 21, 21+ और जोड़ दो आप, 21+7 कितना 28, 28+8 करो 36, 36 में 9 ऐड करो 45, 45 में 10 ऐड कर दो। तो एक तो हुआ सर मैंने बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया, क्योंकि सवाल आ रहा है डिवीजन डिवीजन करने के लिए, लेकिन एडिशन भी आ गया, तो ऐसे करोगे तो टाइम चला जाएगा। ये कहता है सीरीज का एडिशन डायरेक्टली कंसेप्ट आना चाहिए, इसको एक फॉर्मूला होता है आगे बताऊंगा, n × n+1 / 2, तो लास्ट नंबर सर कितना था 10, 10+1 कितना 11, 10 × 11 / 2, 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना 5, 5 × 11 कितना 55, तो डायरेक्टली एडिशन आ गई। ऐसे आता है 1 से लेके 100 में इवन नंबर की एडिशन बताओ, ऑड नंबर की एडिशन बताओ, ये सब कुछ आएगा। कुछ ऐसे नंबर आएगा कि सर पैटर्न नहीं बना रहे, 6 से डिविजिबल वाली की एडिशन बताओ, ये सब कुछ टर्म्स आएगा सम ऑफ सीरीज में, जिसको कहीं ना कहीं आपको अटैच कर दिया जाएगा इस टॉपिक में, ये वाले कंसेप्ट कभी आपने सुना होगा शायद, एपी, जीपी एंड ईएचपी। आप कह रहे हो सर ये कहीं ना कहीं आप फंडामेंटल की तरफ लेके जा रहे हो, बात समझेगा, दोबारा समझे, कैलकुलेशन का मतलब क्या है, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, आपका बेस क्लियर है तो आपका कैलकुलेशन आएगा, नहीं तो क्या होगा, कहीं पर सॉल्व होगा कहीं पर नहीं होगा। हमें क्या करना है, पूरा तरह से कंप्लीट हो गया सर, ठीक है, ये आया, तो ये सम ऑफ सीरीज आ गया। सम ऑफ सीरीज आने के बाद में फिर यहां पर कैलकुलेशन जो बढ़ जाएगा वो आएगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इसके कंसेप्ट, ये इंडिविजुअली टॉपिक है, सर्ट साइन इंडाइसेस के ऊपर आने वाले क्वेश्चन, यानी क्या हुआ,
अंडर रूट वाले आते कि नहीं सर? अंडर रूट है, अंडर रूट चल रहा है, सो अंडर रूट वाले आ रहे तो अंडर रूट को सॉल्व कर दो। बट अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपको किसी स्क्वायर रूट क्यूब रूट का मेथड लग रहा है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो लगने वाला है, बट स्क्वायर रूट क्यूब रूट में क्या हुआ, आप डायरेक्टली बना सकते हो। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में जैसे मान लो यहाँ पर ये भी टॉपिक पढ़ना है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये सभी सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, इंडिविजुअली बहुत कम आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 256 ये अंडर रूट आ गया, कितनी वैल्यू है 16, अंडर रूट ऑफ 36 कितना आ गया 6, बट अंडर रूट ऑफ 7 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 कितना आएगा, ये थोड़ी पढ़ा है कभी, पढ़ा है क्या? लेकिन एग्जाम में तो आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करें, तो एक कुछ ना कुछ रेंज होगी, एक तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, एक रेंज बना सकते हैं, वो सभी के सभी इसमें आएंगे। कौन से टॉपिक में? पहला पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर रूट क्यूब रूट, फिर पढ़ना पड़ेगा सर्ट्स एंड इंडसेस, ये का आएगा। फिर कभी ऐसा होगा कि सर हम लोग एडिशन कर रहे हैं, जैसे ऐसे नंबर आता है कि 1/3 1/2 बाय समथिंग, ऐसे कुछ तो कैलकुलेशन दे दिया, इनकी एडिशन कर रहे हैं। एडिशन कुछ बच्चे जल्दी करते हैं और कुछ बच्चों को टाइम लग रहा है। और क्यों लग रहा है? बिकॉज इसका रीजन है कि ये टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्ट लग जाता है जिसका नाम होता है एचसीएफ, और क्या होगा एलसीएम, इसका कंसेप्ट होना चाहिए। टाइम एंड वर्क में जब वो डीआई बेस्ड आ गया तो एचसीएफ एलसीएम क्या होता है ये भी नॉलेज हो जाए, जिससे आंसर पता चल जाए। तो एचसीएफ एलसीएम भी आ रहा है यार। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम आया, उसके बाद में आ जाएगा कि नंबर जब हम लोग बनाएंगे, टॉपिक नंबर 8 कह देता हूं मैं, हाँ, जिसमें आएगा आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट हुआ था, ये आएगा आपको डेसिमल, हाँ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसमें सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। उसका एक रीजन समझ लीजिए, हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन में क्या होता है ना, आपको मैंने 15+2 वगैरह सब कुछ, कोई कोई भी कैलकुलेशन दे दिया, 99% बच्चे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि उसको उसको नंबर पता है, क्या होता है ये सब कुछ पता है। लेकिन वही कैलकुलेशन 2/3 5/7 ऐसे में आ गए तो आधे से ज्यादा बच्चे ये नहीं समझ रहे 2/3 बढ़ा है 5/7 बढ़ा है। ठीक है, और वो इसी चीज का फायदा क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन में उठा लेगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट वाली नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इसमें लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हो जाएगा जब आप ये पूरा क्लियर कर दोगे। मैं यहाँ पर सिर्फ लिखा दूंगा, इसको कहूंगा मैं परसेंटेज, बट वो वाला परसेंटेज नहीं जो आप सोच रहे होंगे। हाँ, कौन सा परसेंटेज? सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन, ये वाला नहीं। जैसे परसेंटेज नाम का टॉपिक आता है, हम लोग परसेंटेज वो नहीं करेंगे। कौन सा परसेंटेज? 1/3 कितना, ठीक है, 17.66% कितना, कल सर पढ़ा रहे थे शायद एक बैच में। ठीक है, तो वो परसेंटेज को कैलकुलेशन में कैसे करें, परसेंटेज वाला चलेगा। परसेंटेज चलाओगे, उसके बाद में आएगा बॉड मास, उसके बाद में आएगा बॉड मास। व्हाट इज मीन बाय बॉड मास यार? हाँ, कैलकुलेशन करते समय प्रेफरेंस भी देना है, पहले ब्रैकेट करो, फिर ऑफ करो, फिर डिवीजन करो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका एक सीक्वेंस है, वो करोगे तो ही आंसर आएगा। फिर वो बॉड मास पे आएगा, बॉड मास आने के बाद में फिर चलेगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन, ये चलेगा अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन कुछ अलग होता है, अप्रोक्सीमेशन कुछ अलग होता है। कभी ना कभी क्या होता है, ये नजदीक आंसर है इस वजह से टिक किया, ये दूर का आंसर है इस वजह से गलत कर दिया। कैसे नजदीक दूर सर? ये मैंने बहुत बार कहानी सुनाई है, आपके बैच में भी दोबारा सुना रहा हूं। ठीक है, देखिए, मान लो आप इस एज पे हो, प्रॉपर इस एज में है, आपका दोस्त आपके पास आता है, ये मैंने बहुत बार सुना है, दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं, आपको 100 रुपीज की डिमांड करता है। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, मैं अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में कैसे लगाऊंगा। 100 रुपीज आपसे लिए है, और 100 लेने के बाद में जब रिटर्न करने का समय आया, 98 रुपीज वापस किए, 98, कितना कम किया? आप इस एज में हो, 100 रुपीज लिए, 98 रुपीज वापस किए, 2 रुपए कम किए, आपको बुरा लगेगा? ठीक ठीक से बताओ, बुरा लगेगा क्या? 2 रुपए कम दे रहा है, हाँ, पक्का बुरा नहीं लग रहा है? हाँ, इस एज में 100 लेके जा रहा है, 98 ले रहा है, वापस दे रहा है, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। आप क्या यार, जलता है, फ्रेंडशिप है, अपने दोस्त है, पुराने दोस्त है, ऐसी थोड़ी है 2 रुपए उसको माफ कर दोगे। यही कहानी को एज कम कर देता है। हम लोग स्कूल एज में हैं, आप छोटे बच्चे, नर्सरी की बात करें, चॉकलेट खाने के दिन है, घर से पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है, आपके दोस्त ने 4 रुपए मांगे, आपने दे दिए, छोटे बच्चे हैं, और रिटर्न करने का टाइम आया और उसने 2 रुपए दिए, 2 रुपए नहीं दे रहा है, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? देखो, उस समय भी 2 रुपए का डिफरेंस था, यहाँ पर भी 2 रुपीज का डिफरेंस है, दोनों में देखने का अप्रोच अलग हो जाता है। जब आपने 100 रुपीज दिए, उसमें 2 रुपीज की बात कर रहे हैं, 2 रुपीज 100 का होता है कितना परसेंट? 2/100 कितना होगा? 2%। 2% इज निग्लिजिबल, आंखों से दिखता नहीं है, आदमी देखता भी नहीं है।
लेकिन जब 4 रुपए उधार दिए थे, 4 में 2 रुपए कम दे रहा है, 4 का 2% होता है 50%, आंखों में चुभ जाता है। तो परसेंटेज कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, नंबर बड़ा और छोटे से नहीं काम बन रहा है। बात समझेगा, मैं नंबर के साथ कह रहा हूं क्या, कंपैरिजन कैसे कर रहे हो उसके साथ में बनेगा। लोग एक बात बताओ, जब लोग घर लेने जाते हैं कि नहीं, लोग घर लेने के लिए जाते हैं, आगे बार्गेनिंग कर रहे हैं सब, ठीक है बात कर रहा है, आप बार्गेनिंग करोगे बोलबाल करोगे 1 लाख 2 लाख रुपए कम कर देगा, अच्छा भी लगता है, 1-2 लाख कुछ लग नहीं रहा। लेकिन जब छोटा सामान लेने जाए वो 1-2 लाख बहुत बड़े लगते हैं, बट बिकॉज घर की कीमत बहुत बड़ी है उस समय 1-2 लाख छोटी अमाउंट है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कोई सामान लेने गए उस समय वो बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। तो आप सोच कैसे रहे हो, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ये इस पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो जब हम लोग आंसर देंगे, मेरा तरीका क्या रहेगा इस समय, आंसर देगा मैं कहूंगा यही आंसर है, आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे क्यों आंसर है, ये बनता है ये नहीं बनता, ये दूर है ये नजदीक है, तो उसमें दूर और नजदीक की बात की जाएगी। हाँ, उसके साथ में एंडिंग कहां पर होगा सर इसका, प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर में इसको कंबाइन करेंगे, यानी आपको क्या आना चाहिए, आपको इतने कंसेप्ट आ गए तो आपको ये प्रीवियस ईयर इसको टच करोगे। अब प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट करना है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट करना है हमें 2010 से, 2010 से, ठीक है, 2010 के क्वेश्चन पेपर से उठाना है, ठीक है। जिससे फायदा क्या होगा, अभी कौन सा चल रहा है 24, तो 2010 के क्वेश्चन पेपर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन 2024 का करीबन 14 ईयर का प्रीवियस ईयर क्लास में बनाया जाएगा। 14 ईयर का जब बनाऊंगा तो अब कंडीशन क्या है, जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने कंसेप्ट पढ़ा है, मुझे 1 मिनट चाहिए आपसे, 1 मिनट में आप सॉल्व करके दिखाओ। जब हम लोग इस लेवल पे पहुंचेंगे, इस लेवल पे, और आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है 2010 में इस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2000, टाइमिंग क्या होगा 30 सेकंड, पहला कितना दे रहा हूं 1 मिनट, बाद में क्या होगा 30 सेकंड, 30 सेकंड कैसे भी निकालो, कुछ भी करके निकालो, ये आपका टाइम रहेगा। मेरे लिए भी चैलेंज होगा 30 सेकंड में आंसर कैसे लाए, कुछ बनेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ बन जाएगा, चैलेंज तो वही होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमें कहीं कुछ भी करके इसमें आना है और प्री और मेंस के दोनों साथ में लाना है। इतने टॉपिक की लिस्ट है एक टॉपिक को बचाने के लिए। और हाँ, इसमें और एक खासियत है कि अगर आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बनाया तो ही आपका डीआई बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात समझे, डिपेंडेंट टॉपिक है, इस वजह से पहला सिंप्लीफिकेशन उसके बाद में डेटा इंटरप्रेशन, ये दो टॉपिक जिससे बन जाए उसकी एग्जाम पहले निकल जाएगी, प्रीलियम तो निकलेगा इसकी गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इसको इस प्रकार से हेडिंग लगाना, ठीक है। पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, आयशा। देखिए इसमें सिर्फ बैंकिंग के ही स्टूडेंट चाहिए मुझे, बाकी कोई भी स्टूडेंट प्लीज अटेंड मत कीजिएगा, इधर चेक कर लेना। और दूसरा और एक क्या बताना है, जो भी नोटिफिकेशन आउट हुई है, आपका एजुकेशन कंप्लीट है, आपको फिल करना कंपलसरी है। हाँ, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए कि मैं एडमिशन तो ले लिया लेकिन मैं फॉर्म नहीं फिल कर रहा हूँ, फिर यह बैच आपके लिए नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, हाँ, ये बैच उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए बाकी की बैच है। इस बैच को बनाने का पीछे रीजन ही है, इस साल देखो यार क्या होता है ना, आप बैंकिंग की क्लास कर रहे हो या गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हो, फॉर्म देंगे 2 साल के बाद में, आपका अवेयरनेस नहीं है, आप कैसे आ रहे हो, आ रहे क्लास में जा रहे, वो नहीं चाहिए। कैसे आ रहे हैं, इस बार एग्जाम देनी है, 7 तारीख को एग्जाम है, अगले महीने में एग्जाम, वो पूरा जी जान लगा के पड़ेगा, वो डिस्ट्रैक्शन से बचेगा, ठीक है। और बाकी क्या करेंगे, फिर टाइम पास करते रहेंगे, इसमें बैठे हैं वहां पर टाइम पास कर रहा है, जिसकी एग्जाम है उसका अलग माइंड सेट चलता है। तो हमें इस बैच को बनाने के पीछे रीजन क्या है, ऐसे बच्चे लाओ जो एग्जाम देने वाले हैं, जिसका डेडलाइन हो, इस दिन में मुझे क्लियर करना पड़ेगा, मेरे पास इतना ही समय है, क्या क्या पढ़ाई किया, क्या बाकी है, क्या रेफरेंस बुक है, क्योंकि इस बैच में मैं रेफरेंस बुक दिखाऊंगा, बुक में से कंपलसरी होगा, आपकी क्लास में जितने भी है उनके पास में बुक लाना कंपलसरी होगा। अभी हम लोग बुक लाने के लिए बता रहा हूँ क्या, नहीं, लेकिन उस दिन आपके पास बुक लाना कंपलसरी होगा, पी बाई क्वेश्चन पेपर की बुक, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर पीडीएफ दिखा रहा हूँ लेकिन आपने वो वहां पर बुक भी देखना है, उसमें भी टिक किया, साथ में पढ़ाई करनी, ठीक है ऐसे। तो अभी जो 2-3 नोटिफिकेशन आउट हुई है, जैसे अभी एफसीए की कल आउट हुई, आप जानते हो ग्रुप में आया होगा,
सभी लोग ग्रुप में हैं, गवर्नमेंट वाली ग्रुप में। एफसी आया, एफसीआई के बाद में कौन सा दिया है, रेलवे का आ गया। भले ही मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे अप्लाई करना ही है, फिर उनको अलग सा पैटर्न मिल जाएगा, उनका टेस्ट सीरीज अलग होगा, उनका कंटेंट भी अलग हो जाएगा, साथ में चलना है। ठीक है, एम ही ऐसे रख दो कि इस साल निकालू, मैं इस साल में कुछ ना कुछ एग्जाम निकाले। फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा सर 10वीं की बेस के ऊपर एग्जाम आई, फॉर्म भरो, ज्वाइनिंग मत करना। लेकिन कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है पता है आपको, आपके क्लास में से किसी भी बच्चे का प्रीलियम निकलने दो, उसका नजरिया बदल जाएगा एग्जाम को देखने के लिए। अगर आपकी प्री नहीं निकल रही तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप पहले हार मान लोगे। एक एग्जाम आपने क्लियर कर दी ना कोई, उसका बेसिक लेवल भी क्लियर कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। आपको एक लग जाएगा मेरे से एग्जाम निकलती है, आपको जरूर फील होगा कि मेरे से तो एग्जाम निकल जाती है। और जिसकी बार बार प्रीलिम नहीं निकल रही है, एक लेवल नहीं हो रहा है, वो फिर मान लेगा कि मुझ तो कहीं करना नहीं है, मुझे नहीं निकल पाएगा, और वो बाहर क्या फैलाएगा, बहुत डिफिकल्ट होती है, मत जा। रीजन देखिए, हर काम को जब रिवर्स मिलता है ना, उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। कुछ लोग अंधेरों में तीर चलाते हैं, निशाना कहां पर लगा, अंधेरा है वहां पर निशाना, गलत लगा रहे हो आप। ठीक है, पहले डिसाइड तो कर लो क्या करना है, किसको वहां पर प्रॉपर देखना है, सोचना है कब तक क्लियर करना है। जब आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ जो मेरे पास आउट स्टूडेंट भी है ना अपने इंस्टीट्यूट के, उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक बने थे। वो लोग क्या करते हैं, एक ही स्ट्रैटेजी बार बार घिसते हैं। यानी कैसे, प्रीलियम निकालने के लिए उनको पता है कि यही टॉपिक पढ़ो, लेकिन मेंस के लिए फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, मेंस के लिए उसने तैयारी नहीं की, इस वजह से उनकी मेंस एग्जाम कभी निकलती नहीं थी। ठीक है, तो साथ में जब आप देखोगे कि प्री में क्या डिफरेंस है सर, मेंस में क्या है, आपको समझ में आएगा कि कहां से गड़बड़ होती है एग्जाम में। ठीक है, इस वजह से प्रो बैच इज रिक्वायर्ड, प्रो बैच की वही जरूरत लगी मुझे कि जहां पर बनाना चाहिए। ठीक है, चले तो पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट टॉपिक, पहला कंसेप्ट, ऑफिशियली कोई भी रेफरेंस बुक में इस टॉपिक का नाम नहीं है, पढ़ाना क्यों जरूरी लगा ये समझाता हूं। कंसेप्ट का नाम है या टॉपिक का नाम है यहाँ पर डिजिट एडिशन। डिजिट एडिशन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अच्छे से अच्छा सवाल आप लोग इस वाली मेथड से सॉल्व कर दोगे, और ये लगेगा सिर्फ कैलकुलेशन में, और नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन वाले टॉपिक ही लगा है, जहां पर माइंड लगा सर मुझे कैलकुलेशन करना मतलब नहीं लग रहा है, तो आप हर टॉपिक को, हर सवाल को इस वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हो। डिजिट एडिशन, नॉर्मली बताओ कितना डिजिट है, कौन से डिजिट है, किसे डिजिट कहते हैं, डिजिट कितने हैं, डिजिट अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो कितने डिजिट होता है, हाँ कितने डिजिट होता है, प्रॉपर देखना, 10 ही डिजिट है। डिजिट का मतलब यार छोटे नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर। तो सिंगल में अगर हम लोग बात करेंगे तो डिजिट कहां से आएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इससे ज्यादा तो नंबर ही नहीं हो सकते, क्योंकि आप इन्हीं नंबर से बाकी नंबर बना सकते हो। तो टोटल डिजिट होता है 10, 10 इज द टोटल डिजिट। लिखना नहीं है, पहले समझ लो, लिख मैं आप आराम से टाइम दूंगा, बस ध्यान देके कि 10 डिजिट है। तो ये मेथड क्या कहती है, ये मेथड कहती है जो भी कैलकुलेशन करना है उसको सिंगल नंबर में बना लो, डबल नंबर में नहीं लाना चाहिए। जैसे मान लो आप कोई गांव में चले जाओ और बुजुर्ग आदमी से बात करो, जो बेचारा कभी स्कूल नहीं गया, कहीं पर कॉलेज नहीं गया, और दादी माँ से बात करो, अगर पुरानी कोई होंगी गांव में उनसे बात करो, उनके पास अगर 97 रुपीज है, तो कभी भी आपको 97 नहीं करते। मैंने बहुत बार देखा, मैं गांव में जाता हूँ तो वो कभी 97 नहीं कहते, क्या कहते हैं, बेटा 100 रुपए में 3 रुपए ही कम है मेरे पास। तो आदमी समझ जाता है 100 रुपए में 3 कम कह रही है माँ। ठीक है, तो 100 में 3 कम है तो कितना होगा, 97। बोलने का तरीका अलग है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन ऐसे पढ़ाया, आसान लगे आदमी को। ठीक है, अगर ऐसे कभी नहीं कहते लोग 99 रुपीज यानी 9,900 नहीं कहते, राउंड अप करने की कोशिश करते हैं कि गोल गोल कर दो जल्दी समझ में आ जाए, तो उनका कैलकुलेशन करने का तरीका ही अलग होता है। इस मेथड में क्या पढ़ना है, डिजिट एडिशन में हमारे लिए जो डिजिट है, हम लोग सिर्फ सिंगल डिजिट जानते हैं सर, उसके ऊपर नहीं जानते। अब उसके ऊपर नहीं जानते यानी किसने कहा कि सर मुझे तो 12 भी पता है, तो ये 12 जो है, ये नंबर 12 है, ये 12 हमारे लिए क्या बन जाएगा, 1+2 बनेगा। अब बताओ 1+2 कितना होता है, 3, तो हम लोग 12 को 3 कहेंगे यार। ये मेथड करिए। अगर मान लो किसी ने कहा कि सर मैं तो 56 भी जानता हूं, बट अब 56 तो 2 डिजिट हुआ कि नहीं, तो 56 क्या बनेगा आपके लिए, 50 बनेगा 5 प्लस कितना, 6, और 5 प्लस 6 कितना होता है, 11। ये दोबारा तो 2 डिजिट आ गया, हमें एक ही नंबर में लाना है, तो 11 को क्या लिखेंगे, 11 को क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 1+1 2। कंसेप्ट क्या कहता है, जितना भी बड़ा नंबर है उस सभी नंबर को किस में कन्वर्ट करके लाओ, सिंगल, सिंगल नंबर में लाओ।
और ये बुक में क्यों नहीं पढ़ाई गई या ऑफिशियली क्यों नहीं दिया जाता, इसका एक रीजन है। स्कूल वाले बच्चों को अगर ये मेथड बता दो तो वो फिर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना भूल जाएंगे, क्योंकि क्या है ना, शॉर्टकट हर आदमी को चाहिए, लेकिन शॉर्टकट कब चाहिए उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज शॉर्टकट से नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ता है तब वो हासिल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये सभी नंबर को सिंगल डिजिट में बनाना चाहता है। कोई अगर नंबर मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया 123, व्हाट इज द सिंगल डिजिट? 123 कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो कह रहा है कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो उन सभी नंबर को सिंगल डिजिट में लाना है। तो कैलकुलेशन करते समय आपका लेफ्ट हैंड साइड बरोबर क्या होता है? राइट हैंड साइड। तो इस मेथड से आप सब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो। सब कुछ का मतलब जो भी आपको लगता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, जहां पर लगा सर मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं हर जगह पर ये मेथड लगा सकता हूं। मेथड देखिए कैसे, कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो 13 जो है उसको मल्टीप्लाई किया 12 से, ध्यान से समझिएगा, 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे सवाल आ गया। अब इतना सवाल इतना सिंपल सा है कि ये हर कोई आदमी बना लेगा, लेकिन हम लोगों ने कहा 13 × 12। तो देखिए पुरानी और सिंपल हम लोग मेथड कैसे बनाते हैं, आप क्या सॉल्व करते हो, सभी बच्चा एग्जाम में कैसे सॉल्व करेगा कि 12 का टेबल आता है, 12 3 जार कितना? 36, 36 से क्या लिखेगा? 6, क्या रही कितना होगा? 3, ऐसे करते कि नहीं? 12 1 जार कितना? 12, 12 प्लस 3 कितना? 15, यानी वो ऐसे लिखेगा यार 15 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर बाकी के ऑप्शन होंगे। तो जैसे मान लो ये 156 है, यहाँ पर 157 आएगा, 158 आया होगा, 159 होगा, ऐसे कुछ तो ऑप्शन होते हैं कि नहीं हमारे एग्जाम में, ऐसे होगा। ये मेथड क्या कहती है? ये मेथड कहती है कि जब आपको कैलकुलेशन आ रहा है और मन नहीं कर रहा, लेंथी लग रहा है, तो सीधा सीधा क्या कीजिएगा, 1 + 3 कितना आएगा? 4, तो इसका मतलब ये 4 था। ठीक है, 1 + 2 कितना था? 3, और जब 3 × 4 करते तो कितना बनता? 12, और 12 का मतलब क्या था? 3। तो ये मेथड क्या कहते हैं, जो आंसर आएगा उस आंसर के डिजिट की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 3 होना चाहिए। ये बस इतना कहना था, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसके डिजिट की एडिशन 3 होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ये रूल ही है। तो अब हम लोगों ने देखा कि यहां पर आ गए। अब बताओ 1 + 5 कितना? 6, 6 + 9 कितना? 15, 15 कितना? 6। तो ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, मैं इसमें भी ट्रिक्स कैसे बनाते हैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए देख लेना। 1 + 5 कितना? 6 + 7 कितना? 13, 13 कितना? 4, 4 भी नहीं आएगा, इसका तो 4 हो रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 1 + 5 कितना? 6, 6 + 6 कितना? 12, 12 कितना? 3। तो ये कहता है यार ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 + 5 कितना? 6, 6 + 8 कितना? 14, 14 कितना? 1 + 4, 1 + 4, 1 + 4 कितना? 5। ये नहीं आएगा। ठीक है, तो बचा आंसर ये। कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 आंसर आ गए तो फिर यूनिट प्लेस। तो इस टॉपिक को, पहले टॉपिक जो मैंने अभी आपको हेडिंग लगाया ना, उसमें क्या लिखा के दिया? डिजिट एडिशन, यूनिट प्लेस, ऐसे लिखा के दिया। तो इस कंसेप्ट को उठाएंगे। आधे से ज्यादा सवाल मैं जब एग्जाम में आपको सॉल्व करूंगा के दूंगा, यूनिट प्लेस से सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, देखा ही नहीं, डिजिट एडिशन से बना दिया कि इसका आंसर ऐसे आ रहा था। इस वजह से कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीप्लिकेशन डिजिट एडिशन में किसी ने कहा चलो एडिशन करके दिखाओ, एडिशन में लगता है कि नहीं। अब मान लो यहां पर एक छोटा सा नंबर दे रहा हूं, यही नंबर 13 + 12 कितना होता है? 25 होता है कि नहीं? 25 होता है। तो डिजिट एडिशन क्या कहती है? 13 का मतलब कितना? 4, और 12 का मतलब कितना? 3, और 3 + 4 का एडिशन कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। तो उसका जो भी आंसर आएगा ना, उसका भी एडिशन कितना आना चाहिए? 7 होना ही चाहिए, ये रूल है। ठीक है, तो दैट टाइम इज अ डिजिट एडिशन। ठीक, नोट डाउन कीजिए। आपके बैच का जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वही फाइनली रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी से कह लेता हूँ। जो क्लास में इसमें जो टेस्ट होगी, हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे ना, अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सिंप्लीफिकेशन की टेस्ट, आपका टेस्ट का पैटर्न इस बैच का बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? नॉर्मली बैच में क्या है, 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट है, 60 मिनट है। आपका बैच का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? 20 मिनट एंड क्या, 35 क्वेश्चन। हर टेस्ट में 20 मिनट ही मिलेंगे, और क्वेश्चन कितने होंगे? 35, बिकॉज हम लोग तैयारी वही कर रहे हैं बैंकिंग की। तो जो भी मैं टेस्ट लूंगा 35 क्वेश्चन वाली लूंगा।
लेकिन टाइम सिर्फ 20 ही मिनट मिलेंगे विथ निगेटिव मार्किंग। विथ निगेटिव मार्किंग स्टार्टिंग में कुछ बच्चे रोने लग जाएंगे क्योंकि निगेटिव में चले जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आप झगड़ कैसे रहे थे, जैसे 10 बजे की बैच है सर, 40 क्वेश्चन है, 60 मिनट दे दो, ऐसे कर रहे थे कि नहीं। इस बैच में रिवर्स करेंगे, निगेटिव के साथ करेंगे, कंपलसरी निगेटिव होगा। तो पहले स्टार्टिंग में फेल होंगे, गारंटीड फेल लगेगा, बट धीरे धीरे करके आप में से कुछ बच्चे इसमें टॉप करेंगे। क्या आएगा, ठीक है, आपकी हर टेस्ट इसी द्वारा ही होगी जो आईबीपीएस ने सेट किया है, ठीक है ऐसा। चलो समझ में आया, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जाम में आ गया, ये आगे बढ़ जाओ चलेगा, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है, जैसे यहां पर एक नंबर देता हूं, छोटा सा नंबर, कि नंबर आ गया सर 12, ऐसे कभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर मान ले 12 का स्क्वायर ही आ गया और इसको चेक करें, तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यानी ट्रेडिशनली हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं अभी एग्जांपल लाऊंगा, पर पहले इसको समझ लो। हाँ 12 का स्क्वायर, तो ये 144, तो कुछ बच्चों को 144 पता है, वो डायरेक्ट लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि यार 12 होता क्या है, 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है, कि वो नंबर को कितनी बार लिखना, 2 बार लिखो। हमारा तो यही कंसेप्ट है ना, कि स्क्वायर का मतलब क्या है, गिवन नंबर को 2 बार लिखा होगा। अगर गिवन नंबर को 2 बार लिखा होगा तो ये 1+2 किया होगा ना, तो 1+2 कितना 3, इसका डिजिट की एडिशन 3 होगी, और इधर कितना होगा 3 होगा, और 3 आपस में 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 9। तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि जो भी आप आंसर लाओगे उसके डिजिट की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। तो 9 वाला आता है कि नहीं देख लो इसमें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में लगा रहे। कहीं पर कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर डिवीजन में तो गलत होता है। डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान से समझे, मतलब बताना क्या है यहाँ पर। मान लो कि पॉइंट में आते समय ऐसे नंबर आ गए 12, 12 को डिवाइड किया हम लोगों ने 5 से, 12 को डिवाइड किया 5 से, प्रॉपर देखिएगा, फिर मैं आपके सामने आंसर देता हूँ। 12 को 3 से 4 से आराम से पता चलता, जानबूझ के 5 से ले लिया। मान लो 12 को 5 से डिवाइड किया गया, अब बताओ 12 को 5 से डिवाइड किया कितना होगा, 5 2 जार कितना 10, 5 2 जार 10, सही है ना। इसमें से 10 चला गया, 10 जाने के बाद बचेगा कितना 2। फिर हम लोग कहेंगे सर 2 को जो नंबर है वो 5 से डिवाइड नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज 2 नंबर ऑलरेडी क्या है, छोटा है। छोटा है कि नहीं, इस समय क्या दे दिया, फिर पॉइंट दे दिया। हाँ, अब पॉइंट देने के बाद में जो 2 था उसके ही आगे क्या लग जाएगा, 0 लगेगा कि नहीं, आपका 0 लगेगा। अब 5 ने 20 को डिवाइड किया, 5 ने 20 को डिवाइड किया, नंबर कितना है 4 आएगा, आएगा। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 2.4 आ रहा है, ठीक है 2.4। अब मान लो कि मैंने यहां पर डिजिट एडिशन लगाने की कोशिश की, जिसमें कुछ बच्चे फंसते हैं, गारंटेड फंसते हैं, और फिर क्लेम करते हैं डिजिट एडिशन मेथड गलत है, सर ने अलग पढ़ाया और वर्क नहीं होती। इसका 2 आंसर देना चाहता हूं, पहला देख लीजिए। आप डायरेक्ट डायरेक्ट जाना चाहते हो, आपको नहीं पूछा कि वैसे ही चलता है, जैसे आए वैसे आए। तो मुझे एक बात बताओ, 2+1 कितना 3, या 1+ डिवाइडेड बाय कितना 5, 5 हुआ। ये स्टेप समझ में। अगर ये 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड पॉइंट में आएगा, डिवाइड पॉइंट में आएगा कि नहीं, क्योंकि 3 छोटा है, और पॉइंट में आएगा तो नंबर क्या देंगे, 0 तो देना ही पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा कि नहीं। जो आपका 3 नंबर है वो आगे बनेगा क्या, अगर आपने पॉइंट दे दिया तो 30 बना हुआ, 30 बनेगा ना। और 30 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया, नंबर क्या आएगा 6। मेथड हमारी क्या कहती है, मेथड कहती है मुझे पॉइंट से कोई मतलब नहीं, मुझे पॉइंट क्या आ रहा है उससे कोई भी लेना नहीं है। तो डिजिट में नंबर तो 6 ही दिखाई दे रहा है, तो मेरा जो आंसर आएगा उसके डिजिट की एडिशन कितनी आएगी 6 से आएगी। ये मेरा मेथड है। तो अब मैंने यहां पर देखा कि चलो चलो यार इसको ही चेक करके देखे, बताओ इसका आंसर कितना है, 2+4 कितना 6, तो ये 6 आ जाता है, ठीक है, ये भी 6 ही आ रहा है अगर आप चेक करोगे। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, पॉइंट में जब ऐसे डिवीजन आते हैं ना, लोग गिव अप कर देते हैं, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, कहां पर कैलकुलेशन करें। तो इस केस में आप ऐसी भी एक ट्रिक्स लगा पाओगे, जब आगे सवाल आएंगे तो उस समय मैं यहाँ पर एक बता दूंगा। जब आपको डिवीजन में मन ना लगे, जब आपको लग रहा है सर डिवीजन करना बहुत बेकार है, क्योंकि डिवीजन आता ही नहीं बच्चों को जल्दी, इसका एक रीजन है। स्कूल लाइफ थोड़ा याद कीजिएगा, बचपन में सबसे पहले आपको नंबर पढ़ाया होगा टीचर ने, नंबर जैसे पढ़ाए फिर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, एडिशन। एडिशन ही पढ़ाए, कभी देखा किसी को सब्ट्रैक्शन पहले पढ़ाते नहीं, एडिशन पढ़ा, एडिशन के बाद में करेक्ट, उसके बाद में सभी के स्कूल में ऐसे पढ़ाया था। नहीं तो ऐसा था कि मैं कॉन्वेंट से पहले डिवीजन पढ़ाऊंगा, नहीं करते, क्योंकि उसको पता है कि सीक्वेंस इज अ मैटर। हाँ सीक्वेंस इज अ मैटर, सबसे आखिरी में डिवीजन।
और सबसे आखिर में जब डिवीजन पढ़ा रहते हैं तो बहुत बेकार लग रहा था, क्या डिवीजन नहीं आता, और डिवीजन इतना अलग था वो माइनस करते समय में। तो आप जब डिवीजन कर रहे हो, डिवीजन को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मान लो ये सवाल आ गया, हमें ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहां का आंसर क्या है, यहां का आंसर है, एक आंसर पूछता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करना है एग्जाम में सॉल्व करते समय, हम लोग ऐसे करेंगे कि मान लो ये वाले सवाल में 12/5 इक्वल टू जो भी है, मान लो x है, इक्वल टू क्या है, x है, तो बात हो जाएगी 12 इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू एक्स, ऐसे होगा, x होगा कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसे कहेंगे ये 12 का एडिशन कितना, 3, 12 का एडिशन 3, तो 5 नाम का नंबर है, यहां पर एक नंबर है, उसके डिजिट का एडिशन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 आना ही चाहिए। आप देखिए यहां पर ये 2.4 है कि नहीं, तो 2 + 4 कितना, 6, 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना, 30, और 30 का मतलब कितना है, 3। तो बात क्या बतानी है कि जो डिवीजन है उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे समझ। ठीक है, आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, डिवीजन का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन, इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। ये वाले जो टॉपिक अभी लिखा के दिए है, आपकी क्लास में किसी का हुआ है पहले, कितने स्टूडेंट का हुआ है, ओके 1 2 3, हाँ 4, ओके, और कोई स्टूडेंट जिन्होंने पहले, ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट का हुआ है जो अभी मैंने लिखा के दिया यहाँ पर, नहीं नहीं, मतलब ये जो कंसेप्ट मैंने अभी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाने वाला हूँ, जो मैंने लिस्ट बनाई, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने ये पहले ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि अभी तो मैं प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो पहले नहीं नहीं लिए होंगे, कंसेप्ट हुआ होगा किसी का भी पहले। ठीक है, फंडामेंटल में पढ़ाया होगा मैंने, मे बी ऐसा लग रहा है कि मैं फंडामेंटल बैच ले रहा था उस समय भी पढ़ाया होगा। ऑनलाइन में कोई है, संजीवनी आपका हुआ होगा शायद, आरती, ओके, चलो जिनका हुआ है उनके लिए खुशखबरी है कि आप टेस्ट में फेल नहीं हो सकते। आप अगर फेल हो गए ना, आप अगर टेस्ट में फेल हो गए, ठीक है, ऑनलाइन में भी सुनिए, जो पहले अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, आपको एक पनिशमेंट है यार, जो रिपीट भी कर रहे हैं, रिपीट करना ही चाहिए, रिपीट क्यों करना है, प्रीलियम वाले और मेंस वाले कभी बैच नहीं बनी और कभी पढ़ाई भी नहीं है, पहली बार बैच बन रही है, बट जो पर्सन का बेसिक वाला कंसेप्ट है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने क्या, आपकी बैच का तरीका अलग हो जाएगा, 20 मिनट मिल रहा है, 35 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, पासिंग है, निगेटिव मार्किंग है, पासिंग है 10 मार्क्स का पासिंग है, 10 स्कोर लेके आना है, अगर पासिंग नहीं आ रहा है मैसेज आएगा, हाँ फेल करके, इसके पहले टेस्ट में आया क्या, नहीं, इसमें आएगा ही आएगा, नाम लेके आएगा, ये फेल ये पास, ये फेल ये पास आएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे अरे कभी ना कभी तो फेस करना है कि नहीं, तो ये बैच पूरी तरह से बैंकिंग को जैसे गवर्नमेंट में आती है उसी प्रकार से बनेगी, मैसेज आ जाएगा, मैं हर वीकली बताऊंगा इतने बच्चे पास थे, इतने बच्चे फेल थे। ठीक है, हर वीक आदत लगनी चाहिए, फेल से पास में कैसे ट्रांसफर करे, क्या करे, और जो जिन लोगों ने पहले कंसेप्ट किया है उनको कंपलसरी, अगर मान लो फेल हो जाते हो, सर हम लोगों ने टेस्ट दिया हम लोग फेल हो गए, 4-5 लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो ये क्लासरूम को देना है, जैसे मान लो चॉकलेट दे दो, ठीक है, चॉकलेट कुछ ना कुछ पनिशमेंट देंगे, जो आपको चाहिए वो पनिशमेंट मिलेगी जरूर। ठीक है, पास हो गया तो क्या देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, टॉप कर दो तो गिफ्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अब सर इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक देख ले, इस बैच का इस सब्जेक्ट इसका ड्रॉबैक है, आपने देखा जब काउंटिंग कर रहे थे कि नहीं, काउंटिंग कर रहे और ऐसे आ गया तो सर सवाल आया उसमें बहुत सारे नंबर है और सभी का डिजिट भी बड़ा है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको एक कोई तो क्वेश्चन दे दिया, उसमें ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कुछ तो दे दिया ऑप्शन, और बहुत बड़ा ऑप्शन दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो अब क्या होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डिजिट एडिशन लगाओगे, ऐसे 4-5 ऑप्शन देखोगे, तो इसमें क्या होगा, यहां पर ही टाइम चला गया सर, जो हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं उससे अच्छा तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि इसे 5-6 ऑप्शन है, चेक भी करना है, तो क्या होता है डिजिट एडिशन को सस्ते में जल्दी जल्दी आंसर देने वाली मेथड निकालनी है। अब इसका डिजिट एडिशन देखो, मैं पहले बताता हूँ फिर मेथड के ऊपर आता हूँ। 1 + 2 कितना, 3 + 3 कितना, 6, 6 + 4 कितना, 10, 10 + 5 कितना, 15, 15 + 6 कितना, 21, 21 + 7 कितना,
28 एंड 28 प्लस 8 कितना? 36। और 36 का मतलब कितना? 9। ऐसे तो यानी डिजिट एडिशन 9 बने। अब रूल क्या कहता है, जब भी आप डिजिट एडिशन करते हो, जहां पर भी 9 का कॉम्बिनेशन नजर आए, 9 की एडिशन, स्किप, उसको क्या कर दो? स्किप कर दो, उसको काउंट ही मत करो। 9 अपने आप में अलग ही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो इस वाले सवाल में मैंने देखा और मुझे डिजिट एडिशन का नंबर बताना है, मैंने कहा 1 प्लस 8 तो 9 होता है, गायब हो गया। ठीक है, 2 प्लस 7 भी 9 होता है, ये भी गायब हो गया। 3 प्लस 6 भी 9 होता है, गायब हो गया। बचा क्या है? 9। तो इसका डिजिट एडिशन 9 आएगा। ठीक है, इसका डिजिट एडिशन 9 आएगा। तो इसके दो रूल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और बहुत ही कमाल की मेथड है। आप कैलकुलेशन वाला कोई भी सवाल ले लो, इस मेथड के साथ में यूनिट प्लेस वाला मेथड कंबाइन कर देना, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, इस वजह से बन रहा है। दोबारा समझे, अगर एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होती तो नहीं बनते, फिर फंसते हम लोग। ऑब्जेक्टिव इस वजह से लगा सकते हैं। तो अब यहां पर रूल क्या है, इसके दो रूल बता रहा हूं। पहला रूल है इसका, फर्स्ट रूल है कि नंबर प्लस 9 इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर। नंबर प्लस 9 इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर। क्या कह रहा है, कोई भी नंबर में 9 ऐड किया जाए या 9 में कोई भी नंबर ऐड किया जाए, उसका आंसर क्या आना चाहिए? नंबर ही आएगा। ठीक है, समझाता हूं, देखिए क्या कहना चाहता है। देखिए, अगर मान लो कि यहां पर एग्जाम्पल ओरिएंटेड हम लोगों ने 9 + 5 किया, 9 + 5 किया, होगा कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू द रूल 9 + 5, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, डिजिट एडिशन में कैसे आएगा आप बताओ? 9 + 5 कितना होता है? 14 होता है। 14 का डिजिट एडिशन कितना होता है? 5 होता है। इस वजह से ये वाला रूल। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने ऐसे नंबर दे दिया कि यार यहाँ पर था 7 8 3 5 2 3 1, ऐसे कुछ तो आ गया ऐसे। ठीक है, और मुझे डिजिट एडिशन करना है, तो कभी ना कभी ऐसे मत करना 7 + 8 + वगैरह, ऐसे तो गलत चले जाओगे, टाइम लग जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने मेथड क्यों बनाई? हमारा मेन पर्पस है कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। और कैलकुलेशन सिंपल कैसे होता है? हर बच्चे को 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया जाता है, हम 10 भी गायब कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? 9 तक ही पढ़ेंगे, 9 के अबव चलता नहीं है। 9 वाला जो भी कॉम्बिनेशन, उसको हटा दो। तो जहां पर आप नंबर देखो, पूरा दिमाग में रखना कि 9 कहां से बनता है? 8 के साथ 9 बनता है। ठीक है, 7 के साथ में 2 से भी 9 बनता है, गायब हो गया। अब गायब हो गया तो 3 तो कोई बनता ही नहीं सर। अब बताओ यार, 3 + 5 कितना? 8। 8 + 3 कितना? 11। और 11 कितना? 2। इसके डिजिट एडिशन 2 ही आएगी। ठीक है, कितना आएगा? 2 ही आएगा, उसके अलावा आएगा ही नहीं। पक्का? क्लियर? तो ये एक रूल है जिसमें नंबर प्लस 9 ऐड करोगे, नंबर ही आएगा। ये एक रूल। दूसरा रूल, दो ही रूल है और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग एग्जाम वाले सवाल लेके आऊंगा। दूसरा रूल क्या है कि कोई भी नंबर को 9 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, कोई भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा 9 आता है। कोई भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट एडिशन के तहत 9 ही आता है। कैसे आता है देखिए, हम यहां पर मान लेते हैं 135 या 135 2 कर देता हूं इंटू 9, ऐसे डिजिट एडिशन से लगाना है, डिजिट एडिशन कह रहा हूं। अब आप एडिशन करने में जाओगे तो एडिशन में क्या होगा देखिए, 1 + 3 कितना? 4 + 5 कितना? 4 + 5 9। हाँ, 9 + 2 कितना? 11। तो ये 11 आया, इंटू आगे क्या करना है? 9 करना है। ऐसे हो रहा है कि नहीं? तो आप बताओ 11 का मतलब कितना? 2 डिजिट एडिशन में, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 9 कितना? 18। बट 18 कितना होता है? 9 ही होता है। यानी आगे चलकर आप मिलोगे 9 के साथ में। तो क्या रूल है सेकंड, कि कोई भी नंबर से 9 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 9 ही आएगा। ये सिर्फ दो रूल है। ठीक है, इसको याद करना है, नोट डाउन कीजिए। इस पूरे मंथ में आपके बैच में हार्डली 2 टॉपिक होंगे बैंकिंग एग्जाम में। सिर्फ 2 ही आप टॉपिक कवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा टॉपिक का नाम बहुत सारे हैं, बट ये पूरा मंथ आपका एक, शायद दो दूसरा भी टच नहीं कर पाए, एक ही इसमें जाने वाला है। ठीक है, इस पूरे मंथ में क्या पढ़ाऊंगा? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बाहर नहीं आ सकता। देखिए, सिंप्लीफिकेशन को वेटेज तो 15 मार्क्स की है, बट मुझे एक पूरा महीना देना पड़ेगा उस 15 मार्क्स को हासिल करने के लिए। क्यों देना है?
क्योंकि उसका रीजन है कि अगर मेरा सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होता है तो मेरा डीआई बनेगा। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं बनना चाहिए कि सिर्फ प्री में अटक रहा है, प्री में जा रहा है, मेंस नहीं आ रहा है। पूरा प्री और मेंस को उठा लो, ठीक है, कहां से भी। और उसका सोर्स क्या बताऊंगा, जितने भी अच्छे रेफरेंस बुक है जो आपको मैंने 10 साल के दिए वो भी, जितने फेमस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट होंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट जितने भी हम लोग इंडिया में जानते हैं, सभी का डेटा कलेक्ट करेंगे। और कम से कम 2 या 3 हजार का कंटेंट आपको बना के दूंगा। 2 या 3 हजार का कंटेंट, 1 महीने का टारगेट, 1 महीने में खत्म करना है। ठीक है, ये हमारे पास टास्क होगा। आपको उस क्लास में ढूंढ ढूंढ के लाना है, सर जो कैलकुलेशन ना बने उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट होगा कि जिसमें, बट मुझे कंडीशन क्या है, वो 10-15 टॉपिक का नाम जो लिखा के देना उसको कंप्लीट करना है। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए डेसिमल में फंस रहा है, डिजिट एडिशन नहीं लगा सकता है। आप कैलकुलेशन करोगे तो वो सभी को मर्ज वाला आएगा, सिर्फ डेसिमल पे नहीं आएगा। स्क्वायर रूट में, डेसिमल में, बॉडमस आ जाएगा, ऐसे कुछ तो आ सकता है। तो दैट टाइम ये आना ही चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ू। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट लिखा सभी ने, हाँ। अब क्या होता है कि बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अच्छी तरह से आंसर आना चाहता है, डिजिट एडिशन लगा रहे हैं। डिजिट एडिशन लगाते समय से निगेटिव में लग गया वो तो। निगेटिव यानी क्या, आपने कैलकुलेशन किया, आपका डिजिट यानी ऐसे मान लो कभी ऐसे आ गया, ये सवाल देखिएगा, ऐसे कोई आ गया, 13 है, 13 में से 7 माइनस का, एकदम बेसिक, जिससे आप प्रॉपर वैसे समझ पाओ। देखिए 13 में से 7 माइनस करना कोई बड़ा ही है क्या, नहीं, बहुत ही बेसिक है सर ये तो आपने अगर डायरेक्ट किया तो आपका आंसर तो वैसे ही आ गया, 13 में से 7 चला गया, कितना आता है, 6 आता है कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे सर 6 आंसर आना था। लेकिन कोई बच्चा कह रहा है मैं डिजिट एडिशन से बनाऊंगा, मैं बेसिक मेथड नहीं फॉलो करता। देखो ये ऐसे आएगा तो बेसिक ही चले जाओ, बट बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन ही दे रहा है, और उसका भरोसा है सर ने जो पढ़ा है वही मेथड आएगी, उससे सिवा कोई आएगा नहीं। अब क्या होगा, आपको यहां पर डिजिट एडिशन करोगे, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को कैसे अटैच करूं। डिजिट एडिशन इसका लगाओगे, आप बताओ 1 + 3 कितना, 4। यानी डिजिट एडिशन में ये 4 बना, और 4 में से कितना माइनस कर रहे हैं, 7 माइनस कर रहे हैं। तो रूल तो हमारा कह रहा है बड़ा नंबर ही आता है साइन का। तो बताओ कितना आएगा, माइनस कितना, -3 आना चाहिए सर। तो फिर -3 तो गलत आ गया, -3 आ रहा है और ऑप्शन में माइनस नहीं, उसका सही आंसर तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब रूल क्या है इसका, ठीक है, फिर आप ऑप्शन में घबरा जाओगे, ऑप्शन मैच नहीं होगा, आंसर गलत आ गया। तो रूल है, नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। डिजिट की एंडिंग कहां पर होती है, 9 से। शुरुआत जो करता है अंत वही करता है, शुरुआत जिसने किया अंत वही करेगा, लाइफ में ध्यान में रखिए, जिसने स्टार्ट किया अंत वही करेगा, वहीं पर आएगा। ठीक है, तो हम लोग जब 0 की बात करेंगे तो 0 इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 9 होगा। 0 किसके समान होगा, 9 होगा, बिकॉज इसने शुरुआत की, इसने एंड किया। ये कॉर्नर है, ये दोनों को लेके चलते हैं, ये स्टार्ट कर रहा है, ये एंड कर रहा है। तो 0 के पहले क्या आता है, माइनस, निगेटिव में आते हैं कि नहीं हम लोग। तो 0 के पहले तो सर -1 आता है। तो 9 के पहले क्या आता है, 9 के पहले क्या आता है, 8। तो -1 का मतलब 8 होता है, -1 का मतलब 8 होता है। -1 के पहले क्या आता है, -2। 8 के पहले क्या आता है, तो -2 का मतलब 7 होता है। -2 के पहले क्या आता है, -3। तो यहां पर पहले क्या आता है, 6 आता है। माइनस, उसके बाद में क्या आता है, -4। तो इसके पहले क्या आता है, 5 आता है। -4 के पहले क्या आता है, -5। इसका मतलब क्या होगा, 4 होगा। -6, उसका मतलब क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद में क्या आएगा, -7, फिर क्या आएगा, 2 होगा। उसके बाद में क्या आएगा, उसका मतलब क्या होगा, 1। और -9 आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, बिकॉज 0 एंड 9 एक में। तो अब मान लो कि मैंने कैलकुलेशन देखा और सॉल्व करना चाहा, मेरा कैलकुलेशन डिजिट एडिशन में कितना आ रहा है, तो -3 का मतलब क्या था, तो राइट आंसर आपका 6 चाहिए था, जो कि दिया था। ठीक है, फिर आपको सर इसको तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मत करो यार, इधर और इधर की एडिशन 9 होनी चाहिए, ऐसे पकड़ो, निगेटिव पॉजिटिव 9 होना चाहिए। ठीक है, अब निगेटिव पढ़ो, -2 7 9 है, इधर एडिशन सभी की 9 होनी चाहिए। ठीक, इज द रूल। तो सिर्फ 3 रूल है, बहुत ही अच्छी मेथड है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस ईयर का उठा के देख लेना, या जब मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा, बाय डिफॉल्ट कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर दे देंगे। हम लोग कह रहे हैं 30 सेकंड 20 सेकंड में आंसर आता है, क्यों आता है पता है, कैलकुलेशन से नहीं आता, वो कुछ ऐसी मेथड लगाती है जो बाकी नहीं लगा रहे। वो डिजिट देख रहा है, वो लास्ट प्लेस देख रहा है, वो ये इससे बना रहा है। ठीक है, और बाकी बच्चा पूरा कैलकुलेशन लगा रहा है। ठीक है, इस समय नहीं आता, नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। ओके, कितने लोगों ने रेलवे की नोटिफिकेशन को रीड किया कि क्या क्या आया है, एफसीआई की नोटिफिकेशन देखा? क्लास में कितने लोगों ने देखा है, रीड कर लिया? तो एक सेशन इसी वीक में, इसी दौरान हम लोग ऐसे रखेंगे, एग्जाम का एनालिसिस, जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आई है कि उसमें क्या है, कौन से सब्जेक्ट है, कितना वेटेज है, किसको क्या तैयारी करना है, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना लगा था, फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका एक सेपरेट सेशन आपकी बैच में रखने जा रहा हूँ। आपके बैच में जहां पर भी मुझे दिखा कि गवर्नमेंट का ये आ गया, तो उसका सब कुछ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर करवाऊंगा, बाकी बैच में नहीं करवा सकता। ठीक है, आपके बैच में डायरेक्ट, क्योंकि आपकी बैच गवर्नमेंट के है, ठीक है, प्रॉपर से पोस्ट ऑफिस कोई भी फॉर्म निकले, छोटा सा छोटा, हाँ, जितना भी टाइम है पीपीटी बनाऊंगा, प्रॉपर लेके आऊंगा, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन यहाँ पर दिखा दूंगा ये इसका नोटिफिकेशन है, इतना फॉर्म है, इसको ऐसे अप्लाई करता है, फॉर्म फिल करके दिखा देंगे। हाँ, कोई भी अगर किसी बच्चे को लगा सर मेरा फॉर्म फिल करके दिखा दो, तो मैं यहाँ पर ही उसका प्रोसेस एक बार बना दूंगा। क्लियर? अभी ये समझ में आए कि नहीं, ये मुझे चेक करना है आपको। ठीक है, एक अलग द्वारा चेक करना चाहता हूँ, नोटबुक बंद कर दो। ठीक है, नोटबुक सभी ने बंद कर देना, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी ने बंद कर देना। कुछ अलग ही मेथड है, जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेथड क्या है, देखिए, आप इंडिया के कितने कंट्री के नाम आप जानते हो? कोई अल्फाबेट्स के हिसाब से कंट्री याद है आपको? जैसे ए से कोई कंट्री नाम पता है आपको? अर्जेंटीना, ओके, और क्या होता है ऐसे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब कुछ कंट्रीज है जिनके नाम। बी से कौन सा होता है? बांग्लादेश। ब्राजील, ब्राजील कंट्री है, ठीक है, चलो ब्राजील हो गया, यस। ओके, बी से, सी से क्या होता है? चाइना, कनाडा, चाइना वगैरह, ठीक है। डी से? डेनमार्क। डी से क्या आएगा? डेनमार्क आएगा। ठीक है, दुबई कंट्री नहीं है शायद, दुबई कंट्री है क्या? लेकिन डेनमार्क मानते हैं ना, ठीक है, कंट्री नहीं मानते दुबई को एक्चुअली, ठीक है, दुबई कंट्री नहीं माना जाता, डेनमार्क। ई से क्या आएगा? ई से क्या आ रहा है, बता सकते हो? ई से क्या है? हाँ, इंग्लैंड वगैरह आता है, ठीक है, चलो इंग्लैंड वगैरह, ठीक है। ओके, अगर कोई भी लेटर ले लो, हर एक लेटर से कंट्री होगा। जैसे मान लो जेड से कोई कंट्री है? हाँ, जिम्बाब्वे, हाँ जिम्बाब्वे, ठीक है, कंट्री है। चलो कैपिटल वगैरह तो ये जाने दो, लेकिन नेशनल गेम्स पता है आपको कुछ? जैसे मान लो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, कनेक्ट करूंगा, हॉकी है, ठीक है, इंडिया का हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट। मैं जीके में जाना भी नहीं था। नेशनल एनिमल कुछ पता है? जैसे नेशनल, इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। और ऑस्ट्रेलिया का? नहीं है ना, उनकी टी शर्ट पे होता है बहुत बड़ा। कौन सा होता है? कंगारू होता है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखिए, इस पे अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उससे बना सकते हैं। अब सभी ने क्या कीजिएगा, कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर विजुलाइज कर लो, सिंगल डिजिट कोई भी पकड़ लो, मन में जो भी आए, हाँ, ध्यान से समझेगा, आराम से समझ लेना। ठीक है, अगर किसी को लगता है मैं भूल जाऊंगा कुछ ना कुछ, तो भाई पेन पे लिख सकते हैं, हाँ देखना, पेन पेपर यूज कर सकते। लिखा, सभी ने पकड़ लिया? वो जो भी नंबर आया होगा, हाँ, जो भी नंबर आया होगा, उस नंबर में 5 पहले ऐड कर दो। जो भी नंबर आया उसमें 5 ऐड किया। नहीं तो एक काम करो, 5 ही मत ऐड करो, नंबर पकड़ा है कि नहीं, एकदम सिंपल करता हूं। चलो सभी ने नंबर पकड़ लिया, सभी का ऑनलाइन में भी देखना, सभी ने एक सिंगल डिजिट नंबर पकड़ लिया। ठीक है, नंबर पकड़ लिया, उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंगल डिजिट है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगा। 9 से मल्टीप्लाई किया, सभी का मल्टीप्लिकेशन आया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, आराम से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर आना चाहिए, सर मैथ्स में वीक हूं, फिर तो चला गया, आ गया मल्टीप्लिकेशन। फिर वो मल्टीप्लिकेशन आने के बाद में डिजिट की एडिशन कर दो। डिजिट की एडिशन किया सभी ने, डिजिट की एडिशन, हाँ सभी आ गए, डिजिट एडिशन होता है ना, अभी डिजिट एडिशन ही पढ़ा रहा हूँ। डिजिट एडिशन किया, उस नंबर आया होगा डिजिट एडिशन में, कोई ना कोई मन में नंबर आ रहा है, उस नंबर में से 5 माइनस कर दो। उस नंबर में से 5 माइनस किया, सभी ने नंबर में से 5 माइनस किया, एक नंबर बचा होगा आपके पास, कुछ तो आ गया नंबर। वो जो नंबर है उससे अल्फाबेट आता है, जैसे अगर मान लो कि मैंने एम का एक अल्फाबेट का नंबर है, एम का कितना नंबर होता है? 13, एन का 14, ऐसे होता है कि नहीं? ए का 1, बी का 2, ऐसे होता है। तो जो आपके पास नंबर बचा है, उस नंबर से कोई ना कोई लेटर आता है, अल्फाबेट से एक नंबर होता है, अल्फाबेट से आ गए। चलो यार, अल्फाबेट पे आ गए, अल्फाबेट पे है। अल्फाबेट आने के बाद उस अल्फाबेट से कोई कंट्री का नाम पता होना चाहिए आपको। कंट्री का नाम पता है? ठीक है, जैसे इंडिया, इंडिया, आई फॉर इंडिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर ब्राजील वगैरह। तो वो जो लेटर आया होगा उससे कोई कंट्री का नाम है, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे शायद।
ठीक है, कंट्री का नाम लिखा। अब जो कंट्री का नाम जब आप इंग्लिश में लिखते हो, इंग्लिश लेटर में लिखते हैं कि ना हम लोग, कंट्री का नाम लिखा सर मैंने इंग्लिश में लिखा, नहीं होगा तो थोड़ा लिख के भी देख लो अगर पता होगा। कंट्री का नाम अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो लास्ट में आखिर में एक लेटर आएगा। जब मैं कंट्री का नाम उसका इंग्लिश में लिखूंगा आखिरी में एक लेटर आएगा, आया होगा लेटर। वो जो लास्ट वाला लेटर है, जो वो लास्ट वाला लेटर है, उससे कोई भी कंट्री का नेशनल एनिमल डिसाइड कर लो। लास्ट वाला लेटर आएगा, देखो जैसे कंट्री का नाम आपने लिखा, कंट्री का नाम जब आप लिखोगे वो आखिरी जो लेटर आएगा, आखिरी लेटर आया होगा, जैसे मैंने इंडिया लिखा सर, तो इंडिया निकलने के बाद मेरा लास्ट वाला लेटर क्या आ रहा है, ए। तो ए नाम से कोई कंट्री का कोई नेशनल एनिमल है, उतना मुझे पता होना चाहिए। तो आपने जो लिखा होगा उसमें लास्ट वाला लेटर कुछ तो आया होगा, उस लास्ट वाले लेटर से कोई कंट्री का नेशनल एनिमल आता है कि नहीं वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आता है शायद, कितने लोगों को मिला है यहां तक। नेशनल एनिमल अभी बताया, नेशनल एनिमल क्या है, इंडिया का टाइगर है सर। ठीक है, इंडिया का टाइगर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ बताया था, या यहाँ पर मान लो कुछ तो आया होगा। ठीक है, चाइना का पांडा है शायद, ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, आ गया। ओके, आ गया है कि नहीं, ठीक है वहां पर आया। अब उस नेशनल एनिमल को इंग्लिश में अगर पूरा लिखेंगे तो और लास्ट लेटर आएगा, नेशनल एनिमल का नाम लास्ट में लिखेंगे तो और लास्ट लेटर आएगा। और जो लास्ट लेटर आ रहा है उससे कोई कलर इमेजिन कर लो, कलर इमेजिन कर लो, जो लास्ट लेटर आया उससे कलर इमेजिन कर लो। आया, आ गए। अब इसका आंसर देखिएगा, अगर सही सही बनाए होंगे तो ठीक है, बीच में अगर लेफ्ट कर दिया तो फिर कनेक्ट ही नहीं हो गया आप। ठीक है, तो एक्चुअली वो जो कंट्री है वो डेनमार्क है। हाँ, और जो नेशनल एनिमल है वो कांगारू है। कलर जो है वो ऑरेंज है, कलर वो ऑरेंज है। कितने लोगों का है बताओ, कुछ लोग बीच में से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, रेंज नहीं मिल रही अभी। ठीक है, देखो बात क्या होती है, बात क्या होती है, कभी कभार हमें लगता है कि ये तो मैजिक कर बैठे सामने वाला, तो मैजिक एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आपको बताया जा रहा था ना, तो मैंने क्या यूज किया कि मैंने नंबर यूज करने के लिए बताया कि सभी ने नंबर, मैं जानता हूं आप सभी के मन में अलग अलग नंबर चलेंगे। नंबर आने के बाद में मैंने 9 से मल्टीप्लाई करने की बात कर दी। अब जैसे आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो अलग अलग नंबर आया होगा, ये भी मुझे पता है कोई ना कोई। अब मैंने चीटिंग यहां से स्टार्ट की, मैंने कहा कि चलो वो जो नंबर है उसके क्या कर दो, डिजिट एडिशन। और हम लोग जानते हैं 9 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, डिजिट एडिशन कितना आएगा। अब मेरे पास पता चल गया नंबर 9 आ गए। नंबर में से मैंने कहा कि कितना माइनस करो, 5 माइनस करो। जैसे 5 माइनस करेंगे तो मैंने डी नाम का लेटर पहले तय कर लिया था, और मैं जानता था कि डी का नाम पता नहीं होगा, तो डेनमार्क मैंने पहले बता दिया। डेनमार्क, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ डेनमार्क डेनमार्क, तो आदमी अभी बोल रहा है तो डेनमार्क पता भी है। फिर लास्ट में बताया था ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कांगारू, कांगारू, तो के फॉर कांगारू। फिर लास्ट में है ओ, और 99% इंडियन हम लोगों को ओ फॉर ऑरेंज ही पता है। ठीक है, तो दैट टाइम इज ऑरेंज। ठीक है, तो ऐसे घुमाया जा सकता है। चलो ये अभी रुकता हूं, एक बात बताना चाहता हूँ, कल आएंगे ना तो कल एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तैयारी के साथ आना, पीपीटी के साथ होगा। कल क्या होगा कि आपका जो बैच है, इस बैच में यूनिट प्लेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। अभी इसका कंसेप्ट लिया, एग्जांपल नहीं लिया, ये सिंगल पे नहीं मजा आता, यूनिट प्लेस इसको अटैच कर दो, बहुत मजा आएगा आपको कैलकुलेशन में। तो कल प्रॉपर वे से कैलकुलेशन का पहला लेक्चर, जिसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा, आप सभी के पास रेफरेंस बुक है कि नहीं पहले चेक कर लो, मुझे कितने बुक चाहिए सभी के पास क्लासरूम में, मिनिमम 5 बुक सभी को मिली कि नहीं पहले देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिली है, 2 दिन में मिल रही है, ये मैंने अभी ऑर्डर भी किया है। 5 बुक मेरे पास सभी के पास, बच्चे के पास चाहिए, एक भी बच्चा 5 बुक से नहीं हुआ। अरिथमेटिक, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एसपी बख्शी, कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग टर्म, ये लगेगा ही लगेगा, इसके सिवाय फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सवाल बुक से ही करवाऊंगा, पीपीटी पे लाऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा। अब पहले कैसे था, घर पे थे सर, बुक घर पे रहेगी, ये नहीं चलेगा। आपको क्या है, ये सवाल करके लाने ही लाना है, इस बुक से ला, एक सोर्स फिक्स करेंगे कि नहीं, तभी तो होमवर्क दूंगा आपको, कोई पीपीटी दूंगा, कोई बुक बताऊंगा। 5 बुक चेक कर लो क्लास में मिलेगी नहीं, उसके बाद में सर 5 मिल गए, प्रीवियस ईयर मिला के नहीं, वो उठा लो। प्रीवियस ईयर में 4 बुक है, बैंकिंग वालों को टोटल 9 पुस्तक बुक का सेट है। एक बुक कौन सा है, प्रीवियस ईयर में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 साल के, 10 या 15 साल होंगे शायद उसमें, वो आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और बैंकिंग एंड इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कंप्यूटर की जो बुक है उसमें ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर का कंटेंट ऐड किया है प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर की जरूरत नहीं पड़ती। 9 बुक का सेट सभी के पास चाहिए चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट होगा सर मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, प्लीज पहले बता दो, पहले क्लिक कर लेना, हाँ, क्योंकि आपकी बैच प्रॉपर वे से चलेगी, और साथ में मेरे पास बुक कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, कि जो हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उसका एक्सेस आया है कि नहीं, आपको बैच में कितने लोगों को ऐड नहीं किया, वो नंबर बताओ, क्योंकि वो बैच में ऐड होगा तो ही आपको दिखेगा।
ठीक है, आगे चल के 2-3 दिन में इस वीक में वही ऑनलाइन में दिखेगा। इसमें अटेंडेंस से लेके सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा-सा डर लग रहा है, सभी को लग रहा होगा कि पहले टेस्ट होगी, परफॉर्मेंस होगा। देखो यार, टीचर का काम क्या है? मान लो मैं सिर्फ टीचिंग करके चला जाऊँ, जैसे मैं आम तौर पे कर रहा हूँ, तो मैं आपकी गारंटी नहीं ले पाऊँगा कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर मैं आपको थोड़ा-सा हंटर से बात करूँ, स्ट्रिक्टली बात करूँ कि होमवर्क चाहिए, असाइनमेंट है, ये है, तो फिर मैं गारंटी लेता हूँ। आपको बुरा लगेगा कि टीचर मुझे आने नहीं दे रहे, मेरा पनिशमेंट, लेकिन आप रिजल्ट देखना आपका, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं आपको डाँट से अगर पढ़ाऊँ कि मुझे ये चाहिए चाहिए, तो ही मैं एंट्री दूँ, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया है, ऐप में अटेंडेंस, असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होमवर्क, हमारा वो असाइनमेंट नाम आएगा होमवर्क, उसका टेस्ट, टेस्ट इसी जगह पर आएगा, टेस्ट का रिजल्ट, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होगा? ये मेरी टेस्ट थी, मैंने इस मंथ में मेरी इतनी टेस्ट अटेम्प्ट की, मेरा रैंक क्या आ रहा था। अभी हम लोग क्लासरूम की बात करेंगे, मेरा बैंकिंग वालों बच्चों में रैंक क्या आ रहा था। ठीक है, फिर प्रीलिम में सिम्प्लीफिकेशन में मेरा रैंक क्या चल रहा है। ठीक है, और 3000 क्वेश्चन पेपर क्लास में सॉल्व कर, ये है। स्टार्टिंग में बर्डन लगेगा, लेकिन इसका फायदा डेफिनेटली आपको मिलेगा। आप खुद कहोगे कि इस वजह से ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, ये आपका वर्ड आएगा, गारंटेड। ठीक है, थैंक यू।